आजकल की पीढ़ी आई फील लोनली इनसाइड, इतनी अवेलेबिलिटी है, चाहे जितना डेट कर लेते, ये लड़की गई दूसरी मिली, ये लड़का गया तीसरा मिला, चौथा 10वां, बट कंटिन्यू खालीपन है। मतलब आजकल की पीढ़ी के सबसे ज़्यादा समस्या है कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे हर चीज़ में फर्स्ट आना है, इसलिए मुझे राइट डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन का डर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, इसलिए प्रोकास्टिनेशन करना है, मुझे करना ही नहीं है काम। ये सब माइंड गेम है। अब ये बना कैसे, उसी पे हमारा रिसर्च है। 2006 से हम रिसर्च जो कर रहे हैं, तो जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा 2D 3D के बीच में भटक जाती है, अटक जाती है, वो आगे की जर्नी नहीं कर सकते। हाँ, क्या सोचना चाहिए और किन रीजंस की वजह से हम सोच पाते हैं और कौन लोग हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये 3-4-5 सवाल है। राइट, यही टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग रिसर्च राइट नाउ। वंडरफुल। सिर्फ सोच के बोल के मत बोलो, फील करो कि भगवान, डीप डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर जब आपकी होगी ना, तब आपको सक्सेस मिलेगा, तब मैनिफेस्टेशन होगा। सिर्फ अफर्मेशंस काम नहीं करते, एंड इसीलिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। कर्म क्या होने चाहिए? 3 विन्स होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PNP पॉडकास्ट विद तरुण शर्मा। आज का जो पॉडकास्ट है वो कुछ डिफरेंट है। जो हम बातें करने वाले हैं वो नॉर्मली आपको सुनने को नहीं मिलती हैं। ये टॉपिक ही ऐसा एक्चुअली। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो हमारे रोज़ के जीवन से जुड़ी है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। टॉपिक है वेलनेस। आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सोचिए ज़रा, मोबाइल स्मार्ट हो रहे हैं, खाना 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है, गाड़ियाँ ड्राइवरलेस हो गई हैं, बट जो वेलनेस टॉपिक है उस पर कोई नया तरीका आज भी कोई नहीं है जो इस पर नए तरीके से कुछ काम कर रहा हो। सब कुछ पुराना ढर्रा है जिस पे हम काम करते जा रहे हैं। कि अगर वेलनेस की बात आए तो आपको जाना है जिम, आपको फॉलो करनी है एक स्ट्रिक्ट डाइट, या फिर आप कहीं भी किसी सेंटर्स में जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या वेलनेस सिर्फ शरीर तक सीमित है? क्या मन, आत्मा और सोच की भी देखभाल की ज़रूरी है? तो यही कुछ हमारे सवाल हैं और जिनके हमको सवालों के जवाब चाहिए। आज मेरे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वेलनेस को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया है, डॉक्टर प्रचिति पुंडे। हेलो मैम। हेलो तरुण जी, थैंक यू सो मच। आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैम का एक्सपीरियंस कई सालों से इन सब चीज़ों की रिसर्च में लगे हुए हैं। मैम ने लगभग 25 बुक सेम टॉपिक पे कवर की हैं, 2 पेटेंट हैं और लगातार बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें लगातार करते आ रहे हैं। ग्लैमोवेल फिलॉसफी के निर्माता भी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये ग्लैमोवेल आखिर है क्या? हम बात करते हैं वेलनेस की, तो आपने अब तक होलिस्टिक वेलनेस सुना होगा। होलिस्टिक के बाद स्पिरिचुअल वेलनेस आया, बट स्पिरिचुअल वेलनेस के बाद अभी हम ग्लैमोवेल वेलनेस लेके आ रहे हैं। मतलब इंसान जब भी वेलनेस की बात करता है तो हमेशा मैं जिम जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, या मैं वज़न कम करूंगी, बस यही हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है हर साल, है ना। उसके आगे अगर कोई सोचता है तो फिर लोग बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ की। बट जो मेरी किताब है वेलनेस रीडिफाइंड, उसमें मैंने ये लिखा है कि दैट इज़ ऑप्टिमल हेल्थ। वो ट्रू वेलनेस नहीं है। मतलब कभी बीमार ना होना, हॉस्पिटल ना जाना, फिट एंड फाइन रहना और काम अच्छे से करना, ये ऑप्टिमल हेल्थ है। जब आप उसके आगे, मतलब ये होलिस्टिक वेलनेस हो गया। फिर स्पिरिचुअल में क्या आता है? ध्यान धारणा आती है, योगा आता है, मेडिटेशन आता है। उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है, यानी 10 दिन रिसोर्ट में जाओ, सीखो, सब कुछ करो, बट मेडिटेशन आपको होगा या नहीं ये नहीं पता। सो उससे मैं बोलती हूँ वेलबीइंग, दैट इज ऑल्सो नॉट वेलनेस। अच्छा, क्योंकि मेडिटेशन आपको हुआ कि नहीं, यू आर डूइंग एन एक्ट ऑफ मेडिटेटिंग, बट वो हुआ या नहीं, या उसके रिजल्ट्स अगर आ रहे तो बाहरी दुनिया में उसके रिजल्ट्स दिखने चाहिए। दैट इज ट्रू वेलनेस। सो व्हाट इज ट्रू वेलनेस? इज फ्लो बैलेंस इन ऑल द 12 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। मतलब मेरा घर भी अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे हैं, मेरा पैसा भी अच्छा आ रहा है, करियर भी आराम से चल रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, मैं घूम फिर भी अच्छे से रहा हूँ,
बाल बच्चे भी सब अच्छे हैं, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी है, मेरे हॉबीज़ रिक्रिएशन, ऐसे 12 एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। जब इन 12 एस्पेक्ट्स में फ्लो और ईज आएगा देन दैट इज़ वेलनेस। तो वो मेरी किताब में मैं लिखती हूँ, दिस इज़ वेलनेस रीडिफाइंड। इस स्टेट को हम सबको अचीव करना है। बहुत बार हमें ऐसे लगता है ना, यार मेरा फैमिली लाइफ अच्छा है तो मेरा करियर लाइफ अच्छा नहीं होगा, फैमिली करियर अच्छा है तो पर्सनल लाइफ हैम्पर हो जाएगा। बट ऐसे नहीं है, हमें 12 एस्पेक्ट्स में ईज फ्लो मिल सकता है। मान लो हम समंदर बन जाते और नदियाँ सब हमारे पास आ रही है, मन में इच्छा आनी चाहिए और अपीयर हो जाना चाहिए। दैट इज़ ट्रू वेलनेस। अगर मेडिटेशन हो रहा है, मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि आई एम बीइंग प्रेजेंट एंड अवेयर इन दिस मोमेंट, दैट इज़ मेडिटेशन। मतलब बहुत बार लोगों को मतलब फैंसीज लगते हैं। जब अगर मेडिटेशन किस इंसान ने करना चाहिए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आपके मन में बहुत थॉट्स है, आपका मनोमय कोश और प्राणमय कोश, हमारे हर इंसान के 5 कोश होते हैं। कौन कौन से? हमारा जैसे शरीरमय कोश होता है सबसे पहले, उसके बाद आता है प्राणमय कोश। शरीर को अन्नमय कोश भी बोलते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। अच्छा। हाँ, तो ये 5 बॉडीज होती हैं। जैसे हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं कि फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर एंड एस्ट्रल लेयर। तो अगर किसी इंसान में जैसे फिजिकली बीमार है और प्राणमय कोश यानी सांस, जो आपका एनर्जी है, इंसान जब मरता है तो पहले क्या चला जाता है? सांस चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो प्राण चला जाता है उसके अंदर से, तो वो प्राणमय कोश है। उसके बाद थर्ड लेयर है मनोमय कोश, यानी मन में बहुत सारे ख्याल है, थॉट्स है, तो वो इंसान अगर मेडिटेशन करने बैठेगा तो उसको और ज़्यादा थॉट्स आएंगे, और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यानी मिट्टी अगर हम हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करते तो वो फिसल के गिर जाती है। बट जब हम उसी मिट्टी को ऐसे पकड़ते तो वो रहती है। पानी भी ऐसे पकड़ोगे वो निकल जाएगा, ऐसे पकड़ोगे वो रहेगा। तो इसीलिए जब हम ज़्यादा फोर्स करते हैं मेडिटेशन खुद पे तो हम और ज़्यादा बीमारी की तरफ पड़ते हैं। मीन्स जितना हम रोकते हैं अपने आप को सोचने से, हाँ, उतना ही और सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं उस पर। एग्जैक्टली। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। तो आपका अटेंशन जहाँ बार बार जा रहा है वहाँ पे ऊर्जा भी आपकी जाती है। एंड हर इंसान को पूरे दिन में कम से कम 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं। अच्छा। एंड थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि हमने हमारा जैसे मोबाइल सीखते हैं, हम खुद को सीखते ही नहीं ना कभी। थॉट्स कम एंड डाई देयर ओन डेथ। थॉट्स हमारे दिमाग में जितने 70 से 80 हज़ार थॉट्स आ रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं आ सकते, बिकॉज हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो आपने वो एक गेम देखा होगा जहाँ पे हम ऐसे बीट करते हैं ना, क्या लोग सर निकालते हैं ऐसे, एंड उसे हम मारते हैं। तो थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। 70 से 80 हज़ार थॉट्स में कुछ थॉट्स इंस्टेंट होते हैं, कुछ आते हैं चले जाते हैं। आपके हाथ में क्या है, आप कहाँ पे फोकस करोगे। तो आपको किस थॉट पे फोकस देना है, उसे आप ऊर्जा दोगे। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। तो उस थॉट पे आप सिर्फ देखो, तो आप सिर्फ स्थितप्रज्ञ होके देखो, उस थॉट को आने दो, जाने दो। उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक कार में से जाते हो और बहुत सारे पेड़ आपको दिखते हैं, कोई एक पेड़ आपको अच्छा लगता है, आप उसकी तरफ देखते हो। बट जो पेड़ अच्छे नहीं लगते, क्या आप उन पेड़ों की तरफ ध्यान देते हो, अपनी ऊर्जा उन पेड़ों की तरफ देते हो, या उनकी बुराई करते हो, या टेंशन लेके बैठते हो कि हे राम ये ऐसे पेड़ ऐसे क्यों बना, या दुख दर्द लेते हो, या गुस्सा करते हो? नहीं। तो उसी तरीके से थॉट्स होते हैं, वो आते जाते 60-70 हज़ार थॉट्स। आपका अगर कुछ कंट्रोल है तो आपके फोकस पे है कि आप कहाँ पे ध्यान दोगे। बेस्ट तरीका है कि मैं जिस वक्त जो काम कर रही हूँ उसमें मैं ध्यान दूँ। यानी मैं आज पॉडकास्ट दे रही हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो मैं आप पे ध्यान करूँ, है ना। जो ऊर्जा मैं आपको दे रही हूँ वो उस पर ज़्यादा ध्यान करूँगी तो मेडिटेशन अपने आप होगा और मेरी लाइफ ईज एंड फ्लो स्टेट में अपने आप आएगी। अलग से जाके ध्यान करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेस्क पे हो, आप काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पे पूरे फोकस के साथ आप काम करें। उसी तरीके से जिस तरीके से एक पेंटर है वो पेंटिंग का ब्रश लेके पूरा मन से काम करते रहता है, वो पेंटर 100% काम करता है ऐसे नहीं है, वो 80% देखता है। उस पेंटिंग को वो देखेगा,
कौन सा रंग कैसे दिख रहा है, कौन सा स्ट्रोक कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ पे कितना उसको एंगल दूँ, कहाँ पे शेडिंग कम ज़्यादा करूँ, दैट इज़ मेडिटेशन. So it is like 20% of work, 80% looking at the work and being focused, thinking about it. तो बाकी थॉट्स उसके भी दिमाग में आ रहे जा रहे, ट्रेन ऑफ थॉट्स होता है, बट उसका ध्यान नहीं जाता वहाँ पे क्योंकि उसका मेडिटेशन हो रहा है. इट मीन्स जैसे कि अभी आपने बोला कि 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं हाँ. हमको विदिन 24 आवर्स. यस. अगर इतने सारे थॉट्स आते हैं तो हम डिसीजंस, हमारे हाथ में थॉट्स को रोकना तो है नहीं है. Right? राइट. तो जो थॉट आया कि मैं बाहर जाऊं या मैं ये काम करूं या ना करूं, एंड देन वो एक डिसीजन बन गया. हाँ. तो हमारे हाथों में क्या है? डिसीजन, फोकस करना और डिसीजन लेना. तो आपके हिसाब से इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है और किन चीज़ों पे, जैसे आपने बोला फोकस तो करना है, यस, एग्जैक्टली. फोकस के साथ डिसीजन भी लेना है. Yes. right? और वो भी राइट डिसीजन. राइट डिसीजन लेना है. और इसी के साथ बीमारियां आ गई है, परफेक्शनिज्म, प्रोकास्टिनेशन. जी. ये सब कहाँ से आया? इसी वजह से आया. मतलब आजकल की पीढ़ी की सबसे ज़्यादा समस्या है कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे हर चीज़ में फर्स्ट आना है, इसलिए मुझे राइट डिसीजन लेना है. अब वो डिसीजन का डर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, इसलिए प्रोकास्टिनेशन करना है, मुझे करना ही नहीं है काम. ये सब माइंड गेम है. अब ये बना कैसे? उसी पे हमारा रिसर्च है. 2006 से हम रिसर्च जो कर रहे हैं कि मिलेनियल्स, जेंजी में आगे क्या आया है बियॉन्ड मेंटल हेल्थ, बियॉन्ड मेडिटेशन. सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य और मेडिटेशन के आगे क्यों जाने की ज़रूरत है? क्योंकि देखा ही गया 2006 से जब मैंने रिसर्च की स्टार्ट की तो मुझे समझ में आया कि पहले के ज़माने में ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेते थे लोग. 20-25 हज़ार, जैसे मैंने आपको बोला कि उनके पास चॉइसेस भी नहीं थे ना. दूरदर्शन एक ही चैनल था, एक ही रंगोली आता था संडे को, सिंपल. तो सबको पता था, सबको एक साथ ही बैठना था. बिल्कुल. क्योंकि एक ही टीवी होता था घर में, आजू बाजू वालों के घर पे टीवी होता था, तो रंगोली के सामने बैठ जाते थे. तब तय होता था कि इडली सांभर खाना है, है ना, नाश्ते में कुछ अलग खाना है. बाकी 5 दिन तो सब अपने अपने काम पे चले जाते थे. बिल्कुल. तो डिसीजन फटीग नहीं था. ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एनर्जी कॉन्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है. मतलब हम बंदर से बनते आए. तो पहले जब हम जंगल में रहते थे, फर्स्ट ब्रेन यहाँ पे होता है हमारा. तो पहले जब हम जंगलों में रहते थे तब हमें खाना पीना ये मिलता नहीं था. शेर टाइगर अटैक करते थे, तो सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी था. तो पहला ब्रेन क्या है? सर्वाइवल ब्रेन, कि मुझे भाई जिंदा रहना है, कहीं से खाना ढूंढना है, खाना खाना है, बस इतना ही उसे पता है. अब जब उसे ज़्यादा काम दिखेगा, ज़्यादा डिसीजन आप करवाने लगाओगे तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो ज़्यादा थकान महसूस होगी. तो आजकल के बच्चे कितना सोते रहते हैं, एनर्जी कम रहती है. तो डिसीजन फटीग भी आ रहा है. क्योंकि डिसीजंस बढ़ते क्यों गए? क्योंकि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया. अभी दूरदर्शन के भी आगे इतने चैनल्स आ गए, तो मैं नेटफ्लिक्स देखूं, मूवी वहाँ जाके देखूं, इतने पैसों का टिकट लूँ या उतने पैसों का लूँ. अच्छा, टिकट लिया है तो पॉपकॉर्न खाऊं कि क्या खाऊं, किससे मेरा पेट भरेगा? हर मिनट पे. इंस्टाग्राम एक चीज़ के लिए हम ओपन करते हैं, या मान लो मैं काम कर रही हूँ और व्हाट्सअप का किसी ने फ़ोन किया कि अरे व्हाट्सअप पे भेजा है देख, वो व्हाट्सअप खोलते ही मेरे सामने और 10 मैसेजेस दिखते हैं. अच्छा, इसको पहले रिप्लाई करूँ, इसको किसको, वहाँ पे भी डिसीजन लेना पड़ा. वहाँ पे भी डिसीजन है. और ये डिसीजंस लेते कहाँ से? ये सीखा ही नहीं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है समस्या कि डिसीजन कैसे लेते हैं, कहाँ से हम लेते हैं. हमारा ब्रेन से हम डिसीजन लेते हैं, हमारे थॉट्स से लेते हैं, थॉट्स, एक्शंस, बिलीव्स, इमोशंस. कैसे? हमारे हार्ट से लेते हैं, दिल को मुझे लगा और मैंने लिया, या हमारे गट फीलिंग से हम लेते हैं, या हमारे इंट्यूजन से हम डिसीजंस लेते हैं, या हम कहाँ से डिसीजन ले रहे. तो हम 16 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होता है पूरे शरीर में, 3 ब्रेन से. इस ब्रेन के 4 पार्ट है. मतलब जैसे हम मोबाइल सीख लेते हैं, हम कार चलाना सीख लेते हैं, हम लैपटॉप चलाना सीखते हैं, बट हम खुद का शरीर हम जी रहे, बट हम जिंदगी चलाना नहीं सीख रहे कि ये सिस्टम क्या है, ब्रेन का क्या काम है, माइंड का क्या काम है, आत्मा का क्या काम है, 16 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, हमें किस वक्त क्या ऑपरेट करना चाहिए. हमारे प्राण वायु हम बोलते, तो कितने प्राण वायु है, जो 5 लेयर्स है वो क्या है, तो किस वक्त क्या किया तो क्या, कौन सा बटन ऑन होगा, तो कौन सी वायर किस बटन को जाके जुड़ रही है. ये अगर मान लो हमने सीख लिया तो हमारा लाइफ कितना आसान बनेगा. तो ये जो आप हम जो बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ये हमको सिखाया नहीं कभी. मैं जैसे नॉर्मली कभी ऐसी बात ही नहीं हुई मेरे बीच. ये हमें सिखाया गया नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले आश्रमों में सिखाया जाता था.
अच्छा, 150 साल पहले लोग कैरेक्टर एथिक्स की बात करते थे, पहले था। और आश्रमों में ज्ञान नहीं बताया जाता था। मतलब आज आश्रम में गुरु क्या बोलते थे, तू जाके भिक्षा मांग, तू हाँ। जाके कुआं खोद, बस इतना ही बोलते थे। अब कोई एक बंदा है 2 साल हो गए वो भिक्षा ही मांग रहा है, जब तक उसे अपने आप सीख नहीं आएगी, गुरु उसे ये देते थे शिक्षा। दूसरी बात, कस्टमाइज्ड नॉलेज होता था, हर इंसान अलग है ना, हाँ। तो हर एक इंसान को, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो डॉक्टर बनने को 5-5.5 साल लग गए मुझे, फिर उसके आगे एनेस्थीसिया सीखने को 3 साल लग गए। अब मैं 2 मिनट में यूट्यूब पे या 2 दिन में भी मैं नहीं बता सकती एनेस्थीसिया का नॉलेज। तो उसी तरीके से गुरु क्या करते थे, जिस इंसान को जो चाहिए, जिस विद्यार्थी को जो चाहिए, वो उसे उतना ज्ञान देते थे कि ये एक्टिविटी तुझे करनी है, इतना समझना है, कौन क्या कर सकता है, हाँ, ये फाइंड उस अकॉर्डिंग पे, हाँ, उसकी क्योंकि एबिलिटीज। हर इंसान का एक यूनिक आइडेंटिटी कोड है। जो हम बोलते हैं ना, हम हमारे मतलब घर पे जब झगड़ा होता है तो बोलते हैं ये पापा जैसा ही करता है, इसके तू तो दादा जैसा ही बिहेव कर रहा है, तू दादी जैसा बोल रहा है, तू नाना जैसा कर रहा है। तो वो अनुवंशिक जनरेशनल पैटर्न्स है। तो हर इंसान के एक जनरेशनल पैटर्न्स और हर्ट्स, ट्रॉमास, वो सब लेके आता है। तो उस अकॉर्डिंग शिक्षा होती थी। शिक्षा यानी ज्ञान, मतलब एक्चुअल नॉलेज विद विजडम, एप्लीकेबल नॉलेज। तो अभी के ज़माने में क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने देखा, मैकलॉय जो इंडिया में आए थे, तो मैकलॉय ने 3 चीज़ें बताई उनकी रिसर्च में कि इंडिया की सिस्टम आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि 3 रीजंस थे। एक, मैरिज कल्चर था यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, फैमिली रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। स्पिरिचुअल सिस्टम्स थी यहाँ पे, जो ध्यान, धारणा, मेडिटेशन। एंड थर्ड वाज एजुकेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम ब्रेक की, स्कूल बनाए, सावधान, विश्राम करो, प्लेज करो, नेशनल एंथम करो, तो सब फॉलोअर्स बन गए। लीडर्स नहीं बनाना था, खुद से सोचना नहीं है, ऑर्डर्स फॉलो करो, सावधान, विश्राम, प्लेज, नेशनल एंथम। तो आई हैड मेड अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई कीप मीटिंग पीपल। तो तब सिंगापुर के एक स्कूल, चेन ऑफ स्कूल्स थे, वहाँ पे रिसर्च करके उन्होंने सबसे पहले तो नेशनल एंथम, सावधान, विश्राम सब बंद कर दिया। अच्छा, बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। और बाद में जो CBT, NLP, ये जो बेसिक साइंसेस है, जो मैं बता रही हूँ कि ये सिस्टम सीखने की ज़रूरत है हमें, तो वो अभी हम बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये बच्चों को पहले से बताना चाहिए। या इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज सिर्फ इंसान को इमोशंस है ना, जानवरों को नहीं है। तो इमोशन एक्सप्रेस कैसे करना, उसके बारे में बात कैसे करना, क्यों सिर्फ जेंट्स को BP ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक आते हैं, इमोशनल सप्रेशन ज़्यादा होते हैं उनमें, उसकी भी एक कहानी, किस्सा बहुत यूनिक है। ऐसा क्यों है कि जेंट्स को ही होता है? क्योंकि बचपन से प्रोग्रामिंग हो जाता है ना जेंट्स का, तू लड़का है, तू रो मत, लड़की है क्या तू, लड़कों की तरह बिहेव कर, तू थोड़ा स्ट्रांग बन, तू लड़का है तू थोड़ा स्ट्रांग बन। ये बोल बोल के हमारे दिमाग में इतना फिट बैठ गया कि लड़के ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, ना आपस में वो बात करते। मतलब मान लो लड़कियों का फ्रेंड्स का ग्रुप है और लड़कों का फ्रेंड्स का ग्रुप है। अगर लड़कियों का फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, अभी उसका बर्थडे आ गया, तो वो क्या बोलेंगे, सब मिलके बैठेंगे कि अरे पार्टी करते हैं, पिंक कलर के ड्रेस पहनते हैं, पिंक कलर का ये करते हैं, ये थीम होगा, ये खाना होगा। वही लड़के क्या बोलते हैं, अरे तेरा बर्थडे ना, चल दारू पीने चलते हैं। ठीक है, अब वो लड़की के घर पे कुछ मम्मी पापा, सास ससुर बीमार हो गए, तो वो बाकी लड़कियां आएंगी, वो रोएगी, वो बोलेगी अरे ऐसे ही हो रहा है, फिर दूसरी रोएगी, दूसरी बोलेगी अरे मेरा भी ऐसे हुआ, तीसरी बोलेगी हाँ हाँ मैंने तो ऐसे ही किया था। तो उसमें से उनको ज्ञान का शेयरिंग होता है। फिर वो एक मूडी पार्टी करने जाते हैं, वो भी पार्टी अलग से, बट लड़के क्या बोलते हैं, अरे तेरे को टेंशन है ना, चल दारू पीने चल। क्या वो बात करते आपस में, क्या वो शेयर करते, क्या वो आपस में भी एज फ्रेंड्स भी नहीं कर पाते। तो इमोशन जब अंदर सप्रेस होता है, वो दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो क्या होता है, ये सारे इमोशंस क्रिस्टलाइज होके अंदर बैठ जाते हैं, जो हमारा मनोमय कोश है। अच्छा। और प्राणमय कोश है, उस कोश में ये बीमारियां बैठती है और फिर ये बीमारी को जन्म देती है। मान लो किसी के कंधे बहुत दुखते हैं, तो जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है या उनको लगता है कि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके कंधे दुखते हैं। अच्छा। फिर जिनको पैसों की समस्या लगती है, उनकी पीठ ज़्यादा दर्द करती है। जो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते या सक्सेस से डरते या नई चीज़ से डरते, उनके पैर दर्द होते, वो आगे नहीं बढ़ पाते।
फिर और ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ, ये काफ़ी सालों से आयुर्वेदा में भी है, होम्योपैथी साइंसेस में भी है। इनफैक्ट होम्योपैथी के सारे मायामिम्स जितने हैं वो सारे रिसर्च बेस्ड है ऑन इमोशंस। वो होम्योपैथी के डॉक्टर जो है वो आपको पहले पूछते हैं कि अच्छा सर्दी खांसी हुई, घर में क्या सीन हुआ था, किसी ने बच्चे को डांटा था क्या हुआ था, कौन सा इमोशन सप्रेस हुआ। एलोपैथी की जो मेडिसिन है ना, दैट इज़ जस्ट अ मेडिसिन टू क्योर, मतलब वो पूरी तरीके से क्योर नहीं करेगा, वो सप्रेसिव मेडिसिन बोलते हैं उसे, कि क्विक फिक्स है, सर दर्द हुआ गोली ले लो ख़त्म। बट सर क्यों दर्द हुआ? जैसे आप ताउम्र बीपी डायबिटीज़ की गोली लेते हो, थायराइड की गोली लेते हो, तो आपका थायराइड बीपी कम होना चाहिए, पर ऐसे नहीं होता, आपकी हर बार डोज बढ़ते जाता है, आपको मरने तक वो डोज लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एलोपैथी सिर्फ सप्रेस करता है, उसका रूट कॉज हमने हील नहीं हुआ। क्या बीपी बढ़ाया था इसलिए हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया, बीपी आया, तो बीपी कम करने की गोली ली, बट बीपी क्यों बढ़ा? कॉर्टिजोल बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा। स्ट्रेस क्यों बढ़ा? किस कारण बढ़ा? कहाँ पे मन में टेंशन था? और उसके भी आगे मतलब प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, स्पिरिचुअल बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जीज कहाँ पे खराब हुई, और उसके ऊपर है एस्ट्रल लेयर, आनंदमय कोश। मान लो अभी एक लड़का है जो जॉब करता है, ठीक है, उस लड़के का जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बनना था क्रिकेटर, उसको बना दिया इंजीनियर, उसको बिठा दिया, उसका भी आनंद में कोश के आनंद ही निकल गया, फिर नीचे के सारे बॉडीज में वो पर्कुलेट होगा, कंटिन्यू उसकी चिड़चिड़ रिएक्टिविटी ये वो होते रहेगा, और धीरे 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 बीमारियां बढ़ेंगी। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है, फिर स्किन की प्रॉब्लम आँख और नाक में, आँख और कान में आती है, फिर जैसे वो 2-3 साल का होता है, एक नॉर्मल बच्चा जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, फिर बाद में उसको आप दवाइयाँ दे के आप क्या करोगे, स्किन पे आ गया तो आप ऑइंटमेंट लगा देंगे, डॉक्टर बोलेंगे ये ट्रीटमेंट कर दो, ये डेटॉल से नहलाओ उसको, ये एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल कर लो, वो सप्रेस हो गया ना। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो एक्सक्रीट करता है, तो स्किन से एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। बट जब आप सप्रेस कर देते हो फिर उससे सर्दी खांसी, तो बचपन में आप देखोगे कि 2-3 साल की उम्र में, पहले के ज़माने के बच्चे से नाक गला करते थे उनके, तब भी वो खेलते रहते थे। आजकल थोड़ा नाक आया तो हम सोशलाइज करते, अच्छा नहीं लगता है ना, पहले तो नाक पोंछ देंगे, दवाइयाँ देंगे, स्टेरॉइड तक दे देंगे बच्चों को। इसीलिए बीमारियों का जो टाइम है ना, पहले 70 की उम्र में अटैक आता था, अभी 30 वाले को भी हार्ट अटैक आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सप्रेसिव मेडिसिन। तो क्यूरेटिव मेडिसिन की ज़रूरत है, और क्यूरेटिव एक ही जगह पे नहीं, ग्लैमोवेल ये करता है अभी। क्यों ग्लैमोवेल की ज़रूरत है? अभी वुमेंस डे पे एक्सेलरेट एक्शन करके आया था एजेंडा, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, कि बस अब बहुत हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट कब से करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फास्ट एक्शन लो। तो अभी कोविड ने भी हमें सिखा दिया है कि अभी हमें फास्ट जागरूक होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जागरूकता ये होनी चाहिए कि जो आपको गूगल पे दिखाया जा रहा है कि वेलनेस इज़ जस्ट वेलनेस प्रोडक्ट्स, डाइट, एक्सरसाइज नहीं, या वेलनेस इज़ ओनली योगा मेडिटेशन नहीं। वी आर नॉट बॉर्न टू बिकम योगीज। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोरा साइकोसिस सिफिलिस होते हैं जो मैंने किताब में लिखे हैं। वी आर नॉट बॉर्न टू बिकम योगीज। हम बार बार रिसोर्ट, आश्रम, रिट्रीट जाके रह के नहीं आ सकते। वी लिव इन दिस वर्ल्ड। हम अनकॉन्शियसली मॉडर्नाइजेशन में चले गए। 2G से 5G कब गए पता नहीं, साइकिल से फ्लाइट में कब गए पता नहीं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इतना आ गया, चैनल्स इतने सारे आ गए, इतने सारे चॉइसेस बढ़ गए, बट हमने कभी सोचा नहीं कि एवरीडे लाइफ में उन्हीं 24 घंटे में इसे हम कैसे इंटीग्रेट करें। इसलिए ग्लैमोवेल क्या कहता है कि आपको अगर सही में वेलनेस में जाना है, वेलनेस कैन जस्ट बी ईजी लाइक यू ब्रीद इन एयर। आपके पास एम्पल सनलाइट है, एम्पल वाटर है, उसकी कदर हम नहीं करते। तो वैसे ही आपको अगर बेसिक लाइफ साइंसेस, वेलनेस इज़ नॉट डाइट, वेलनेस इज़ नॉट योगा मेडिटेशन, वेलनेस इज़ टू नो एंड लर्न योर ओन सिस्टम फर्स्ट। सबसे पहले आपके ब्रेन के टाइप्स कितने हैं, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपका अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है। बीमारी सिर्फ अन्नमय कोश में ठीक करके वो दूर नहीं होती। आपको प्राणमय कोश में क्या चल रहा है, मनोमय कोश में क्या चल रहा है, विज्ञान में आनंदमय कोश, एस्ट्रल बॉडी, फिर उसके ऊपर होता है ईथरल प्लेन, लोअर मेंटल बॉडी, मानसिक बॉडी, बुद्धिक बॉडी, उसके आगे भी बॉडीज होती है। बट गौतम बुद्ध की भी लेवल सिर्फ बुद्धिक बॉडी तक रीच थी। कोविड के वक्त ऋषि मुनि की भी रीच नहीं थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एक साइंस है और वो हम नेविगेट कर रहे हैं, तो वो समझने की ज़रूरत है बस। दैट इज़ हाउ ईजी इट कैन बी, बट हम वो सीख नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बुक देख रहा था। आपने जैसे बताया कि हमारे जो
इमोशंस होते हैं, हाँ हैप्पीनेस या डर या फियर, ये सब हम्म चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डालती हैं, हाँ, बट नॉट ओनली ऑन लाइक अवर माइंड और थॉट्स not only on mind and thoughts but also on the और organs. ऑर्गन्स ऑल्सो लाइक हम्म, उनसे इन्फेक्ट होते yes. हैं। अच्छा। तो ये मतलब emotions is emotion is energy in motion. Emotions is magnetic energy. एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे डिप्रेशन वाला बंदा, आपने देखा या पढ़ा भी होगा न्यूज़ में कि डिप्रेशन वाले बंदे एंड में सुसाइड ही कर लेते हैं। बहुत समझाया लोगों ने उनको, बट कितना नहीं, भी दवा खा ले देन हाँ, ऑल्सो बट कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि जैसे कुछ न्यूट्रल इमोशंस होते एंड हाईएस्ट इमोशन जो होता है ना वो ग्रेटिट्यूड, लव का बोलते हैं, लव के ऊपर ग्रेटिट्यूड होता है। जो भक्ति का होता है ना, मीरा की भक्ति, वो 830 850 हर्ट्ज में गिनी जा चुकी है। साइंटिफिक बात कर रही हूँ मैं। लव की फ्रीक्वेंसी होती है कुछ 700 734 हर्ट्ज वगैरह। उसके बाद आता है हैप्पीनेस वगैरह, उसके बाद आता है गुस्सा, गुस्सा इज ऑल्सो स्टिल बेटर, उसकी अराउंड 300 वगैरह हर्ट्ज होती है। फिर उसके नीचे टोटल 30 इमोशंस होते हैं। हर इमोशन की फ्रीक्वेंसी होती है जो गिनी जा चुकी है, ठीक है। गुस्से के बाद आता है कि उसको नर्वसनेस, एंग्जाइटी होना, फिर एंग्जाइटी के बाद होपलेसनेस आना, होपलेसनेस के बाद डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन का जो बंदा होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अराउंड 30 हर्ट्ज होती है। तो कहाँ 850 और कहाँ 30। और जब मैं 30 बोल रही हूँ तो यानी जो हमारा आत्मा होता है, आपने गौतम बुद्ध के अराउंड, ऋषि मुनि के अराउंड वो ऊर्जा देखी है ना, ऑरा, ऑरा देखा है। तो ऑरा इज आर एस्ट्रल बॉडी, हाँ, मतलब फिजिकल बॉडी। फिर इमोशनल लेयर, जैसे मैं अभी यहाँ का ऑरा भी देखूंगी तो एक एक लेयर का ऑरा बढ़ते जाता है। इमोशनल, फिर यहाँ से 3 से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर इमोशनल लेयर का ऑरा आएगा। फिर 5 से 7-8 सेंटीमीटर का मेंटल लेयर, फिर स्पिरिचुअल लेयर का ऑरा, और फिर बड़ा ऑरा आएगा। नॉर्मली 1.5 फीट तक ऑरा होना चाहिए अपना। अच्छा, हाँ, ठीक है। यानी इसीलिए हम बोलते हैं ना, हाँ, बॉडी से 1.5 फीट। इसीलिए हम बोलते हैं अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे लोगों की पहचान रखो, ऋषि मुनि के संपर्क में जाओ, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब कोई अच्छा इंसान आता है तो आपको ऊर्जा महसूस होती है ना कि अरे इससे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी अपलिफ्ट हुई, क्योंकि उसकी ऊर्जा में आप आए। तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। पानी की बड़ी टंकी ली तो पानी ऊपर से नीचे ही जाएगा ना, नीचे से तो ऊपर नहीं आएगा। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है वो जाएगा। अच्छा, कोई बहुत नेगेटिव बंदा रहेगा, बहुत ही ब्लैक मैजिक बोलते हैं, बहुत ही डार्क साइकोलॉजी वाले बंदे, उनके वहाँ पे जाते ही एनर्जी ड्रेन फील होता है हमको। और जो ऋषि मुनि होते हैं उनके 7 फीट के वगैरह भी और होते हैं, 7 फीट, हाँ, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं उनके काफ़ी। अब डिप्रेशन वाले बंदे का होता क्या है, उसका जो ऑरा है ना वो श्रिंक होके 30 हर्ट्ज यानी फिजिकल बॉडी के भी अंदर इतना सा ही आके बैठ जाता है। यानी वो अस्तित्व में प्राण वायु ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए उसका एंड जैसे कीड़ मूंगे कीटक की मौत होती है, वैसे वो बंदा बेचारा सुसाइड करता है। जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा 2D 3D के बीच में भटक जाती है, अटक जाती है, वो आगे की जर्नी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब उनका फिर कुछ नहीं होता है देन, नहीं, वो वहाँ पे अटक जाते हैं। जैसे मान लो इंस्टाग्राम के रील्स है, सब चल रहे बीच में ही वाईफाई खत्म हो गया तो कैसे अटक जाएगी रील, या CD प्लेयर अटक जाएगा, वैसे वो आत्माएं अटक जाती है। ये सब सिस्टम है, ये सीखने की ज़रूरत है, और यही हम हमारे ग्लैमोवेल मास्टर क्लास में सिखा देते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंस्टेंट वेलनेस हमें थोड़ा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा रियलिस्टिकली। सब चीज़ें बहुत फैंसी हो गया, मतलब मेडिटेशन, योगा, आपने देखा होगा कि जो लोग मतलब थोड़ा बहुत कर लेते, रेकी, क्रिस्टल चक्रा, सभी साइंसेस है, सभी अच्छे हैं, बट इंडिविजुअली है। सबको एक समान जल्दी से समझना और सीखने की ज़रूरत है। या फिर बहुत बार ऐसे वो कर करके लोग क्या करते हैं कि मैं तो कॉटन की साड़ी पहनूंगी, आई डोंट ईट पिज़्ज़ा, यू लाइक, फिर वो क्या होता है, फिर तू और मैं आ जाता है ना उसमें, कि मैं तो नहीं खाती पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, आप खाते हो, तो वहाँ पे ड्यूअलिटी आ गई। तो कौन सा वननेस है उसमें? सही बात, दैट इज़ नॉट ट्रू स्पिरिचुअलिटी, वो ट्रू है ही नहीं। आई ईट पिज़्ज़ाज, आई ड्रिंक कोक्स, मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्प्राइट तो बहुत पसंद है। तो जब भी है, बट देन योर बॉडीज इनर इंटेलिजेंस इतना ऑन हो जाता है ना कि आज मैंने ये खा लिया तो मेरी बॉडी मुझे गाइड करेगी, तो मैं मेरी बॉडी से कनेक्टेड हूँ। आजकल लोग जो बहुत फैंसीज में गए हैं ना, कि या तो फिजिकली बॉडी बनानी है और उसको पूरा इस्तेमाल ही करना है दिखावे के लिए, डाइट, एक्सरसाइज, या दूसरे एंड में स्पिरिचुअलिटी में मन को ही इंपॉर्टेंस देना, आत्मा को। तो हम मतलब शरीर दिया ही क्यों भगवान ने? आत्मा बोल के पैदा होते थे ना,
शरीर दिया है रिमोट कंट्रोल के लिए हमें, हमारा शरीर एक रिमोट कंट्रोल है, हमें उससे पहले कनेक्ट होना है। यू आर सेइंग कि कुछ भी हम एक्सट्रीम कर रहे हैं, इट हाँ कैन बी जिम, इट कैन बी योगा, इट कैन हाँ बी मेडिटेशन, यस, वो उसका कोई पर्पस नहीं है, वो जस्ट आपको कुछ इट ना इज कुछ एन हार्म एडिक्शन, मेरे हिसाब से इट इज एन एडिक्शन। अच्छा, अगर जिम हम ज़्यादा कर रहे हैं या दैट इज मेडिटेशन एन ज़्यादा, एडिक्शन, मेडिटेशन भी एडिक्शन है, क्योंकि ये साइंटिफिक है। ऑल योगीज आर सिफिलिटिक पर्सनालिटीज, ये मेडिकल साइंस बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही। मेडिकल साइंस में सोरा साइकोसिस सिफिलिस नाम के कॉन्सेप्ट्स है जो किताब में भी दिए हैं मैंने। तो विच मीन्स यू आर नॉट बैलेंस्ड इंडिविजुअल। जो 5 लेयर्स है, पंचतत्व हमारी 5 उंगलियों पे होते हैं। जैसे वाटर तत्व है, ये वाला वाटर तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये इथरिक स्पेस है ये वाला, और फिर ये एयर एलिमेंट, सॉरी ये एयर एलिमेंट है, और ये इथरिक स्पेस है। तो ये पंच तत्व है, ये पांचों बैलेंस में होने चाहिए। वैसे ही शरीर के 5 लेयर्स बैलेंस में होने चाहिए। हमने जो धरती पे जन्म लिया है वो 2 चीज़ों के लिए लिया है। सबसे पहले तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ाना है, पेट भर जी, के खुद जी। का, वो तो है ही। मतलब जो निसर्ग का है, सृष्टि ने इंसानों को जन्म क्यों दिया, ताकि वो सृष्टि का चक्र चलते रहे। दूसरा है एवोल्यूशन के लिए, कि हम एक बार, हमारा मतलब हर एक का कर्तव्य होता है कि मतलब फैमिली बढ़ाना, एक बार वो हो गया तो फिर उसके बाद था कि एवोल्यूशन करवाना खुद का। एवोल्यूशन यानी क्या, कि समझ लेना। हमारी फैमिली में हमारे मतलब पति पत्नी एक दूसरे के मिरर होते, हमारे बच्चे हमारा मिरर होते, आईना होते, जो हर छोटी मोटी चीज़ में हमें ट्रिगर करते इमोशन को। अब ये इमोशन सिर्फ इंसानों को दिया भगवान ने, ताकि हमारी बॉडी हमें गाइड कर सके कि भाई ट्रिगर आया है, चल सुधर जा, होश में आ। हम बेहोशी में जी रहे, ट्रिगर आया, हम चिड़चिड़ करते, ये करते, गुस्सा करते, कंट्रोल करने की कोशिश करते, छोड़ देते, फिर चिड़चिड़ करते कि, या फिर विक्टिम मेंटालिटी में जाते हैं, अरे बहुत टेंशन है, बीबी तकलीफ ही देती है, बच्चे परेशान करते ही होते। बट वो हमारे लिए है, वो नहीं कर रहे वो चीज़, कुछ तो हम नहीं सीख रहे। तो जिस घटना में ट्रिगर आया तो खुद को पूछना है कि ये ट्रिगर क्यों आया, ऐसी क्या घटना हुई, मैं कहाँ पे गलत हूँ। फिर अगर मैं सामने वाले को ब्लेम कर रहा हूँ कि मेरी बीवी ऐसे ही करती है या मेरा पति ऐसे ही करता है, तो वही सेंटेंस खुद को लिखो तुम, कि मान लो मैं हमेशा घर जाता हूँ, मेरी बीवी परेशान कर दे, तो खुद को लिखो कि मैं हमेशा घर जाता हूँ, मैं सबको परेशान कर देता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं सच में सबको परेशान करता हूँ। फिर आपका सोचना होश में आना चालू हो जाएगा। जब आप होश में आओगे ना, तब फिर आप देखोगे कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये बदलाव मुझ में होना ज़रूरी है। यानी कि आप खुद से क्वेश्चंस करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, वो सही है या गलत है। मैंने कहीं पे एक चीज़ सुनी थी, शायद पढ़ी थी कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, सपोज करिए आप कुछ भी एक्शन लेने जा रहे हैं, कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, या किसी भी इमोशंस को आप फेस कर रहे हैं, आप अपने आप को अपने बगल में खड़ा कर लो, राइट, कि मैं बॉडी यहाँ पे है, विटनेसिंग, बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं खुद को देख रहा हूँ यस, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, ये सही है। मान लो मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ या मैं एंगर कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं खुद से देख रहा हूँ, एंड देन वहाँ पे तुरंत रुक जाऊंगा मैं, यस, अगर गलत होगा तो, यस, राइट। ये बहुत सही है और इसे हम विटनेसिंग कहते हैं। बट इसमें एक थोड़ा मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक ये है कि हमें देखना किस तरीके से, खुद को क्या बात करेगा। मतलब ये जो आपने अडल्ट वाला खुद का साइड में रख दिया, अब वो किस नज़र से आपको देखेगा। वो बोलेगा, क्रिटिसाइज करेगा कि तूने तो ये गलत किया, तूने गुस्सा क्यों किया। मतलब अगर उसके संस्कार, मतलब उसका एवोल्यूशनरी माइंडसेट, उसके संस्कार गुस्से वाले होंगे, मतलब उसके पापा उसको डांटते हैं या पापा के पापा उनको डांटते थे, तो उसमें भी वही एनर्जी आती है। मेरा कौन सा इमोशन मुझे देख रहा है, हाँ, तो फिर वो मन से, अगर आप मन से देख रहे हो, तो इमोशन यानी मन, तो आप मन की नज़र से देखोगे या बुद्धि की नज़र से देखोगे। बुद्धि यानी क्या, अरे नहीं मैनिपुलेशन, तू ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर, तेरा फायदा होगा, तू इधर गुस्सा करेगा, तेरा डील चला जाएगा, तेरा डील चला जाएगा तो तुझे नहीं मिलेगा काम। तो बुद्धि की नज़र से देखना है या शरीर की नज़र से देखना है। किसकी नज़र से देखना? शरीर क्या करेगा, बोलेगा तू थक जाएगा, तू खाना नहीं खाया तूने, ये नहीं किया तूने। तो किसकी नज़र से देखना चाहिए? ना मन, ना बुद्धि, ना शरीर, ये तीनों हमारे बच्चे, हमें देखना है आत्मा की नज़र से।
जैसे हमारी कि आत्मा हमारी माँ है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ हाँ। और मुझे पता है कि फास्ट फूड मैं बहुत खा रहा हूँ। हाँ, मैं पिज़्ज़ा खाने बैठा हूँ, तुरंत मैंने यहाँ पे अपने आप को खड़ा किया, वो मेरे को बोलेगा यार क्या कर रहा है। आत्मा को खड़ा किया तो आत्मा क्या बोलेगी हाँ। कि मतलब जैसे हम हमारे बच्चों को देखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि हम खुद को उस नज़र से नहीं देखते जैसे दूसरों को। मान लो आपको कुछ काम करना था और आपने आलसीपना कर दिया थोड़ा सा, इंसान है कभी कभी तो कर ही लेते हैं, है ना, और आपने काम नहीं किया तो आप खुद को कितना क्रिटिसाइज करोगे, बहुत तूने ज़्यादा। यही नहीं किया, ऐसे ही नहीं किया, तू तो है ही ऐसा, यू आर तो नॉट आलसी गुड है इनफ, तू तो आलसी है। सबसे ज़्यादा तो क्रिटिकल हम ही होते हैं अपने खुद के। खुद पे। फिर जब हम बाहर जाते, अब बहुत से लोगों का, बहुत से नई पीढ़ी का ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि वो बहुत प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, लेजी बन रहे हैं, नींद, क्योंकि ब्रेन फटीग हो रहा है ना, इतने डिसीजंस, इतना नॉलेज ले रहे हैं यूट्यूब से, तो ऑलरेडी 80,000 फटीग हो रहा है, 80,000 डिसीजंस पे आ रहे हैं, और ज्ञान बहुत बहुत सारे रील्स ले, तो रील्स को पचाना पड़ता है ना। बिल्कुल। जैसे बहुत सारा खाना खा लिया मैंने तो पचाया नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वैसे ही जितने रील्स कंज्यूम कर रहे हो उसको आप सोच नहीं रहे हो, ब्रेन को मतलब कंप्यूटर में बस फीड किए जा रहे हो, डाटा बट डाले जा ब्रेन को डेटा पता नहीं है कि इस डेटा का मैं करूँ क्या, इस डेटा को मैं क्या इस्तेमाल करूँ। आपके जितने बॉडी के सेल्स है, ब्रेन के सेल्स है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये हमारे बेस्ट नौकर है, हमारा मन, बुद्धि और हमारा शरीर हमारे बेस्ट सर्वेंट है, नौकर है। उनको जो भी कमांड आप डालोगे तो वो बोलेंगे हम इसका क्या करें बताओ। अब आप बता नहीं रहे हो, बस डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो उसको जहाँ लग रहा है वो भेज रहा है, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है ना कुछ। घर में कुछ भी कितना भी सामान आते रहे तो जिधर जगह उधर वो सामान चला जाएगा, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए मेंटल फॉग, टेंशन्स, प्रोकास्टिनेशन, ब्रेन इतना जड़ हो रहा है कि लोगों को नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, फिर खुद ही को कोस रहे। अच्छा, यही अगर आपके फ्रेंड ने कुछ सो गया, काम नहीं किया, है ना, प्रोकास्टिनेट कर लिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, अरे चल कोई बात नहीं, ठीक है ना यार, तेरे को भी टेंशन रहता है तो ठीक है, नॉर्मल है ये, तो तू थोड़ा ये कर ले, कोई नहीं कल कर लेना काम। बट खुद पे हम क्रिटिकल होते हैं। तो खुद को कैसे देखना है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है, वो स्ट्रिक्ट भी होती है, हाँ, जो भी है बट ठीक प्यार है, भी करती है, मेरा बच्चा है, हाँ, बट प्यार भी करती है, उसको वो संस्कार भी अच्छे देती है। ये नहीं कि उसको मतलब लाड प्यार से पागल बना देगी, उसको चॉकलेट पे चॉकलेट देगी, ऐसे नहीं है। तो मन क्या बोलेगा, आज अगर प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं हम तो मन बोलेगा नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा तो पैर दर्द कर रहा है, कल मैं इतना ट्रैवल करके आया था, मेरा ऐसे हो गया, तो शरीर नाटक करेगा, है ना। फिर बुद्धि क्या बोलेगी कि नहीं नहीं आज मैं सो लेता हूँ, तो क्या किसको पता चलेगा ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो ऐसे स्किप करके इतना सबमिट कर देता हूँ। तो आपका मेडिटेशन का चांस चला गया, जो आप कर पाते थे वो नहीं हुआ। फिर माइंड की विक्टिम मेंटालिटी में जाएगा, या तो गुस्से वाली मेंटालिटी में जाएगा, या तो दूसरों को टॉन्ट देते रहोगे। बहुत सी नई पीढ़ी के लोग या तो विक्टिम मेंटालिटी में जाके बहुत दूसरों की केयर करते और खुद को सेल्फ साबोटाज कर लेते, एक्सट्रीम एंड में जा रहे, या फिर दूसरों को टॉन्ट पे टॉन्ट देते, बुली करते, रोस्टेड एक नया वर्ड आया है, रोस्ट कर लेते, है ना, तो उनका वो निकल जाता है, क्योंकि खुद पे गुस्सा है ना वो, बट दूसरों पे निकालना है, खुद से चिड़चिड़ापन हो रहा है, बट वो दूसरों पे निकालना है। तो ये सब के लिए क्या करना है, एक अपनी आत्मा को साइड में निकालना है, हाँ, और आत्मा से गाइड करवाना है। तो आत्मा देखेगी अच्छा मन क्या नाटक कर रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को, आत्मा को साइड में रखोगे तो आप तीनों नज़र से देखोगे। मतलब मान लो कि लॉयर का कोर्ट है, जज आपकी आत्मा है, अब जज बोलेगा ठीक है तेरा मन क्या बोल रहा है, ओके, तेरा शरीर क्या बोल रहा है, ओके, तेरा बुद्धि क्या बोल रहा है, ओके। फिर आत्मा को प्रोसेस करने में टाइम दो, गड़बड़ मत करो। हमें क्या है, क्विक डिसीजन, क्विक, क्योंकि डर है ना मन में। जब डर है, घाई कब पैदा होती है, इम्पेशेंट कब होता है इंसान, जब उसको वो करके ख़त्म कर देना है तुरंत, हाँ तुरंत, क्योंकि उसको फेस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा है ना दिमाग में। मतलब आजकल ड्रग्स एडिक्शन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में ही बैठना है, बहुत ज़्यादा जिम करना, मैराथन भागना, आयरन मैन भागना, टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया ना। हाँ, तो उसमें क्या हो गया है कि वो एडिक्शन है, क्योंकि हम भाग रहे हमारे मन से, मन में जो इतने विचार है उससे भाग रहे, इसलिए ये सब चीज़ें जो मैंने बोली अभी वो सारी एडिक्शंस है। तो इसलिए थोड़ा खुद के साथ बैठो, देखो खुद को, एंड कोई कहीं भागे नहीं जाता, कोई आपका करियर एक दिन में चेंज नहीं होने वाला है। बट अगर आपने एक दिन खुद को दिया, थोड़ा थोड़ा आदत डाल ली,
तो ज़रूर लॉन्ग रन में 6 महीने 1 साल के बाद आप नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉप 5% सक्सेसफुल लोगों में रहोगे। 95% लोग जो होते हैं ना वो हर्ड मेंटालिटी के होते हैं। आम जनता जो कर रही है वो देखते हैं, वो उसी को सही समझते हैं, वही करते रहते हैं। जो टॉप 5% होते हैं सक्सेसफुल लोग, वो सिर्फ 5% है। मान लो 5 पांडव, सिर्फ 5 ही है, बट वो खुद पे काम करते हैं पहले, सेल्फ मास्टरी। वो ये नहीं बोलते कि पहले मुझे पैसे कमाने दो, मेरा करियर बनाने दो, पहले मुझे मतलब घर का सेटल करने दो, शादी कर लेने दो, फिर मैं इस सब पे आऊँगा, या बुढ़ापे में मैं ये सीखूंगा। ऐसे नहीं है। ये तो करियर का स्टार्ट है। आपका लाइफ का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग बनेगा, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पे आप अच्छे मीटिंग्स क्रैक कर पाओगे, डील्स क्रैक कर पाओगे, घर में सुख शांति रहेगी। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमें। एंड मन, बुद्धि, शरीर, ये 3 बच्चे, हमारी आत्मा हमें देख रही है। अच्छा, बच्चे को भूख लगी तो वो क्या बोलेगा? मम्मी चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। और अगर बच्चे को आपने बोला कि नहीं तुझे चॉकलेट अभी नहीं मिलेगा, तू पहले खाना खा ले, तो बच्चा बैठेगा, रोएगा, नाटक करेगा। वैसे आपका मन, बुद्धि, शरीर और नाटक करेंगे। तो आपको कैसे कंट्रोल करना है उनको? आपको उनको बोलना है कि हाँ बेटा तुझे चॉकलेट मिलेगा। 7 दिन अगर तूने अच्छे से खाना खाया, 7वें दिन मैं तुझे बड़ी 1000 रुपए की कैडबरी ला के दूंगी। बच्चा खुश होकर 7 दिन अच्छे से काम करता। वैसे अपने मन को बोलना कि मंडे टू फ्राइडे अच्छे से ऑफिस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है जी। ये पढ़ाई करने के बाद तुझे क्या पसंद है? पिज़्ज़ा पसंद है, तुझे ये ड्रेस लेनी है, तुझे इस पब में जाना है, मैं तुझे दिलवाऊंगा। और वो दिला उसको, क्योंकि बच्चे का विश्वास नहीं तोड़ना कभी। बच्चे का कभी विश्वास मत तोड़ो। जो बोला वो उसको गिफ्ट करो। और छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। आजकल की पीढ़ी छोटी अचीवमेंट को देखती नहीं है। सपने बड़े हैं ना, और सपने बड़े क्यों हुए? मतलब इसीलिए प्रेशर भी बढ़ गया ना। देखो सब चीज़ें रिलेटेड रहती है। सपने बड़े बन गए क्योंकि एक्सपोजर बड़ा बन गया। मोबाइल पे ही सब दिख जाता है आजकल। अभी बड़े सपने बने और ज्ञान भी यूट्यूब पे मिलने लगा, तो बच्चों को लगता है मुझे सब आता है, मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, इतने इंस्टेंट मिलना चाहिए। अब छोटे छोटे काम वो कर रहा है, उसको सक्सेस मिल रहा है, पर वो खुद को शाबाशी नहीं देता उस सक्सेस की, क्योंकि वो किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट समाधानी नहीं है। क्योंकि आप छोटी चीज, जब आपके गोल्स इतने बड़े हो चुके कि छोटी अचीवमेंट्स आपको अचीवमेंट्स ही नहीं लगती, और जब वो अचीवमेंट नहीं लगती तो आगे बढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता। और अगर किसी इंसान को प्राइज मिल गया, मान लो कुछ पैसे मिल गए, सर्टिफिकेट मिल गया, शाबाशी मिल गई, अप्रिसिएशन मिला, तो मोटिवेशन बढ़ेगा ना। फिर आप प्रोकास्टिनेशन में जाओगे, फिर बोलोगे मोटिवेशन ही नहीं है, किक ही नहीं मिलती काम करने की। बट ये सब हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि पहले के ज़माने में सिर्फ बुलक कार्ट्स दिखते थे। जब गांव में थे बच्चे, तो गांव में क्या दिखता था? 1-2 बुलक कार्ट्स। तो बच्चे का सपना क्या होगा? मैं बड़ा बनूंगा, बुलक कार्ट में बैठूंगा। फिर एक दिन उसी बच्चे ने गांव के कार देखी, फिर उसका सपना कितना बड़ा हो गया? बड़े होके कार लेनी है। फिर उसी बच्चे को एक दिन आसमान में फ्लाइट दिखी। अब उसका सपना कहाँ चला गया? मुझे फ्लाइट में बैठना है। तो मेहनत कितनी हो गई? है तो बच्चा गांव में, मेहनत कितनी बड़ी हो गई? सेम रिसोर्सेज, सब कुछ सेम है। हाँ, सपने बड़े हो गए। और फिर अभी वो बच्चा गया शहर में, उसने देखा कि बहुत से लोग तो फ्लाइट में जाते हैं। अब तो वो मतलब उसे कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रस्ट्रेशन, प्रोकास्टिनेशन, डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा? खुद को कम आंकना कि यार तू ही लाइक, और खुद को खुद ही क्रिटिसाइज करना। अच्छा, ये बच्चा जब शहर में जाता है तो वो खुद को शाबाशी दे रहा है कि 3 महीने तू इस सब के बीच में अच्छे से रहा, अच्छे से खाना खाया, तूने खुद को सेटल करवा के लिया, चल मैं तुझे चाय पिलाता हूँ। क्या खुद को ये बोलता है क्या कभी? तो मोटिवेशन कैसे रहेगा उसको? उसके सपने इतने कि ये बच्चा भी, साइकिल भी उसने खरीद ली ना शहर में, तो भी वो बोलता है नहीं, पर मेरे पास फ्लाइट ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की वजह से हमारे सपने बहुत बड़े हो गए, नॉलेज बहुत आ गया, बट उसको हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे ढंग से। हम हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, एम्बिशंस और गोल्स, इनमें क्या फ़र्क है, यही नहीं समझा, तो समस्या आएगी ना। किस चीज़ की ज़रूरत पहले है। यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई सोशल मीडिया की वजह से, मेन जड़ वो है अकॉर्डिंग टू यू? यस, अकॉर्डिंग टू मी जो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड आ रही है, उससे हमें
नॉलेज कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। उसका तरीका क्या है कि उसको रोकें? उसका तरीका ये है कि आपको अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो मन बुद्धि शरीर का मैंने बोला, इतना सिंपल है कि खुद को कैसे हैंडल करना है, वो भी बुक में लिखा है मैंने। अच्छा। वेलनेस रीडिफाइंड बुक में ये सेम टू सेम एग्जाम्पल भी है कि कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो सिस्टम समझे खुद की। अगर मोबाइल को मैंने 100% चार्ज होने के बाद भी चार्जर पे रख दिया और मैंने 3 दिन चार्ज पे ही रखा तो उसकी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो हम नहीं रखते ना। वैसे इंस्टाग्राम पे तो बहुत कुछ आएगा, बट आपको क्या सीखना है। और आपको सीखना है मतलब हमें लगता है कि मैं तो सब पढ़ाई का ही सीख रहा हूँ ना, मतलब मैं मेंटल हेल्थ भी सीख रहा हूँ, मैं एनएलपी भी सीख रही हूँ, मैं सीबीटी भी देख रही हूँ, मैं साउंड हीलिंग भी कर रही हूँ और मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ रही हूँ, तो मैं तो सब पढ़ाई कर रही हूँ। बट ऐसे नहीं है। यू हैव टू चूज। लाइक अगर सचिन तेंदुलकर बोलेगा कि मैं बैटिंग भी करूँगा, बॉलिंग भी करूँगा, फील्डिंग भी करूँगा, ये भी करूँगा सब, और मैं इसी के मैं कमेंट्री भी करूँगा, मैं बिजनेस भी करूँगा, मैं क्रिकेट के मैचेस भी लगवाऊंगा, मैं स्टेडियम भी कंस्ट्रक्ट करूँगा, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग भी देखूंगा, उसके फ्रेंचाइजी भी निकालूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं। तो इंस्टा पे इतना सब कुछ आप देख रहे हो, यूट्यूब पे, मतलब आप देखो, बट आपके ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स, एम्बिशंस, इनको हाईलाइट करो। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि हाँ ये मेरा पैशन है। आपकी चॉइस अलग हो सकती है। जैसे मैं बोलती हूँ, हाय आई एम डॉक्टर प्रचिति पुंडे, by my profession I am a doctor and anesthetist, and you are expert in this field. हाँ, by my passion I am into modeling, I am an actress, Mrs. India, Mrs. Universe, but by my life purpose I am a certified life coach, I am the founder director of Glamour Well Philosophy as a way of life। मैंने उस पर रिसर्च किया, पेटेंट किया, तो मेरा लाइफ पर्पस मुझे चेस करेगा। यानी मेरी लाइफ का, मैं अगर पैशन से मैं मिसेस इंडिया हूँ तो लोग बोलते हैं अरे तुम फिल्म्स करो, तुम ये करो, और किए भी है मैंने, बट वो सिर्फ दैट इज़ ओनली 10% ऑफ माई पैशन। उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हुई, या फिर मैं डिप्रेशन में भी नहीं गई कि लोगों को इतनी अच्छी फिल्म मिल रही, मुझे अच्छी मिल सकती है, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की ना। मैं कर सकती थी। आपका वो गोल ही नहीं है, मेरा लाइफ पर्पस ही अलग है। पर्पस अलग है। और मेडिकल की जब प्रैक्टिस मैंने 2006 में शुरू की, तो मुझे पता था, क्योंकि मैंने बचपन से ही आश्रम में रह चुकी हूँ। 8 साल की उम्र में मैंने आश्रम में 3 महीने तपस्या की थी, शिवाम्बू साधना किया, पंचतत्व तपस्या की मैंने 3 महीने। तो 8 साल की उम्र, 2 साल की उम्र में मैं भजन कीर्तन गाती थी, तो मेरा लाइफ पर्पस क्लियर था मुझे। तो इसीलिए 2006 से जब प्रैक्टिस शुरू की तभी मैंने रिसर्च चालू किया। बट देखो, हर चीज़ बनने में टाइम लगता है। 19 साल लगे आपको? हाँ। ग्लैमर वेल को अनफोल्ड होने में भी इतने साल लग गए। सेल्फ मास्टरी मेरी पहली किताबें थी 2008 में। सेल्फ मास्टरी, हेल्पिंग पीपल बिल्ड अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन थ्रू सेल्फ मास्टरी। मतलब तब भी मैं फाउंडेशंस पे बात करती थी, तब भी मैं सेल्फ मास्टरी एज रॉक सॉलिड फाउंडेशंस पे ही बात करती थी। आज भी इतने सालों बाद, 2008 से लेके आज भी, मैं सेल्फ मास्टरी एज रॉक सॉलिड फाउंडेशन पे ही बात कर रही हूँ, बट थ्रू ग्लैमर वेल फिलोसफी। इट टुक सो मच टाइम टू अनफोल्ड थिंग्स। आज आप एक बीज लगाओगे ना तो इमीडिएटली उसको पेड़ नहीं बनता, या फिर उसके आम नहीं लगते। मतलब आम का पेड़ भी लगाया आज तो वो बड़ा बनता है, और बड़ा बन के भी आम आने में कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए यू नीड टू कीप पेशेंस and sow the right things and work on the right things, because then energy flows where attention goes। आज अगर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मान लो मुझे जाना है यूएसए, आज मैंने पुणे से जर्नी मेरी स्टार्ट की पैदल, तो बीच बीच में मैं कहीं दिल्ली चली गई, कहीं पे मैं हरियाणा चली गई, कहीं पीछे साउथ अफ्रीका चली गई, तो कहीं पे भी मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, तो होगा क्या? नहीं होगा। एक फोकस दिशा से आपको काम करना है। वो फोकस दिशा आपकी कौन सी है ये समझने के लिए कम से कम 3 महीने तो दो खुद को। मैं एक दिन में डिसीजन लेने की बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे डिज़ायर्स क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरे आसपास क्या सिचुएशंस है। इकिगाई भी बहुत अच्छा है कि व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट पीपल विल पे मी फॉर, व्हाट पीपल विल बाय। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर भी आप काम करके, बट उस पर भी काम करके 3 दिन में डिसीजन मत लो, 3 महीने खुद को दो। 3 महीने पे वो काम कर करके फिर 1 साल दो, इंटर्नशिप की तरह ले लो, बट फिर थॉटफुली डिसीजन लो और उस एक स्ट्रीम में काम करो। ये मत जाके बोलो, जितने इंटरव्यूज़ मैं लेती हूँ बच्चों के इन माई कंपनी, उनका है मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, बट वॉट आर यू एक्सपर्ट एट? आई कंप्लीटली अग्री विद बीइंग जैक ऑफ ऑल,
You can be jack of all, but you need to choose and be the master of one. When you are being a jack of all, give it to yourself happily कि हाँ मेरी हॉबी थी, मुझे करके देखना था एंड आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने वो करके देखा. खुद को क्रिटिसाइज मत करो या डिप्रेशन में मत जाओ कि यार मेरे 1 साल चला गया, मेरे 3 साल चले गए, ऐसे मत करो. तो चूज योर सिस्टम्स एंड योर लाइफ पर्पस वेरी वाइजली. जब एक इंसान करियर को चेस करता है, वो टूटता है, फूटता है, डिप्रेशन में जाता है, बहुत संघर्ष करता है, कठिनाइयाँ आती है. कंफर्ट जोन में रह के कभी आपको करियर नहीं मिलेगा. आप जब टूटोगे, फूटोगे, एक ही चीज का ध्यास करोगे, और वो ध्यास की एनर्जी कहाँ से आएगी? तब आपको ना मोटिवेशन की जरूरत है, ना किक की जरूरत है, ना किसी चीज की, ना डोपामीन की जरूरत है. जैसे मुझे ग्लैमोवेल के लिए है. आज चाहो तो मैं 25 CR सिर्फ बैंक में रख के पूरी दुनिया घूमते बैठ सकती हूँ, बट मैं लगी पड़ी हूँ कि ग्लैमोवेल लोगों को समझाऊं, क्योंकि वो मेरा लाइफ पर्पस है. वो मेरा अपने आप मोटिवेशन बन जाता है. मुझे कितनी बार भी टूटना पड़े, फूटना पड़े, बिखरना पड़े, फिर वहीं से आएगा नया पौधा जब तुम सक्सेसफुल होगे. आप भी किसी से मोटिवेशन लेते हैं? मेरे लाइफ पर्पस से मोटिवेशन लेती हूँ मैं. जब आपको एक ध्यास लग जाता है ना, जैसे अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही थी, उसका वो ध्यास था, वो उसका लाइफ पर्पस बना. और वो पर्पस अचीव करने के लिए, जैसे कोई किसी को एक्टर बनना है जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, बट उसका लाइफ पर्पस, डीप डिजायर वो होगा ना, वो कितनी बार भी उसको फेलियर्स आए, वो करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा. वो ये नहीं बोलेगा कि कमर्शियली मैं कमा नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये डिफिकल्टी आई, या मैं कुल्फी का गाड़ा लगा लूँ, मैं एक भेलपुरी का गाड़ा लगा दूँ, बड़ा पाव का लगा दूँ, उतना ही कमाऊँगा, या कमर्शियली ये. दैट इज़ कॉल्ड लाइफ पर्पस, ध्यास. मोटिवेशन उसी से आता है. मोटिवेशन लेने की ज़रूरत कब पड़ती है आपको? जब आपको लाइफ पर्पस पहले देखना है, समझना है, सीखना है, तो सही तरीके से सीखो. निकोल टेस्ला ने बोला था, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, स्पीक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, इमोशंस आर मैग्नेटिक. स्पीक फ्रॉम हियर. सिर्फ सोच के बोल के मत बोलो, फील करो कि भगवान, डीप डिज़ायर चाहिए, बर्निंग डिज़ायर जब आपकी होगी ना, तब आपको सक्सेस मिलेगा, तब मैनिफेस्टेशन होगा. सिर्फ अफर्मेशंस काम नहीं करते. एंड इसीलिए अच्छे कर्म करना ज़रूरी है. कर्म क्या होने चाहिए? 3 विन्स होने चाहिए. कभी भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, सिर्फ अगर हम मेरी जीत होनी चाहिए, मेरी विन होनी चाहिए, यहाँ से लेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. तो 3W क्या है? मेरी जीत होनी चाहिए, सामने वाले की भी जीत होनी चाहिए, और समाज की भी जीत होनी चाहिए. जब ये तीनों एंगल से सोच के हम डिसीजन लेते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद में जुट जाती है. कायनात ऐसी मदद नहीं करती कभी. कायनात को साथ में लेने के लिए आपको दिल से अच्छा होना पड़ता है, तब वाइब्रेशन आपकी अच्छी जाएंगी. मैं मैनिपुलेशन करूँगा, मैं कामचोरपना करूँगा और मेरा अच्छा हो जाएगा, तो वाइब्रेशन तो गलत ही जा रही है ना. मतलब थॉट्स की इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बट इमोशंस की नेगेटिव जा रही है. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं, उनको बहुत सारी चीज़ आती हैं, है ना. अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, एंड मुझे पता नहीं चल रहा है कि लाइक करना क्या है, कहाँ जाऊँ. मेरे साथ भी ये हुआ है. मैं बचपन से ऐसे बहुत ज़्यादा कामों में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, हॉबीज़ थी कि मैं खेल भी सकता हूँ, क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, स्विमिंग में भी है, रेसिंग भी करना चाहता हूँ, रेसलिंग भी करता हूँ, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ. मुझे जाना कहाँ है वो बताने वाला कोई है ही नहीं. जैसे आपने बोला, समाज को नॉलेज ही नहीं है. हाँ, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं है. मैं पूछूं किससे, है ना. मेरे को तो मिल गया कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और मेरा एक्सपर्टीज मुझे किस में लाना है. सेल्स एंड मार्केटिंग 11 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगातार कुछ ना कुछ अचीवमेंट आती जाती है. उसी से मेरा पैसा बनता है, उसी से मैं अपने आगे लाइक आई एम हैप्पी विद दिस लाइक जो भी हॉबी है, कुछ भी कह लो. तो लाखों लोग हो सकते हैं जिनको एक्सपर्टीज कई चीज़ों में है या इंटरेस्ट है या कर भी पाते हैं, बट कहाँ जाना है एग्जैक्टली तो सबसे पहले ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नीडफुल क्वेश्चन है आज के जनरेशन के लिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से क्या होता है, एक तो उनमें मॉरल बहुत सुपर ओवर कॉन्फिडेंटनेस भी है, हाँ, और अंडर कॉन्फिडेंट भी बहुत है, क्योंकि खुद को क्रिटिसाइज भी उतना ही करते. मतलब 2 एक्सट्रीम एंड्स पैदा हो गए इसमें. अब ये बना क्यों? आप सबसे पहले तो वाई हम देखते हैं, फिर मैं सोल्यूशन दूंगी आपको. कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे दादा परदादा, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हमारे पापा,
हमारे पापा से ज़्यादा टैलेंटेड हम, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हमारे बच्चे, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड नई पीढ़ी। अभी मिलेनियल्स, जेन जी और जेन नेक्स्ट, अभी वो जेन एक्स भी आ गया, तो कितने फास्ट आ गए, क्योंकि इंटेलिजेंस उतना बढ़ रहा है, दिमाग बहुत बढ़ रहा है। इसलिए स्पेस, मतलब ब्रेन, जब जानवर से हम इंसान बने तो हमारा फर्स्ट ब्रेन था, फर्स्ट ब्रेन के बाद सेकंड आया, फिर थर्ड आया, और अभी ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये 10% ही है, बट दिस एक्ट्स लाइक अ मसल। तो मसल यानी कि आप जिम में जाते हो, डंबल्स उठाते हो तो बाइसेप्स बनाते हो, जितना ज़्यादा वेट डंबल का उतना बाइसेप बढ़ा। तो उसी तरीके से ये दिमाग इतने सालों साल, इतने जनरेशन्स ने यूज़ किया कि, और इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, इसीलिए ये मसल भी बढ़ गई। जब भी आप दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये मसल बढ़ती जाएगी। सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्चुअली एक मसल है जो ऐसे थिक होते गई है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया, बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर आ गया। इससे मैं बोलती हूँ इंटेलेक्ट। दिस इज़ इंटेलेक्ट, दिस इज़ नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वो है जो यूनिवर्सल है, डिवाइन है, यानी आत्मा का हायर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होके जो ऑटोमेटिक डाउनलोड आएगा ना, वो आपको कभी भटकाता नहीं है, वो आपको सही दिशा देता है, क्योंकि वो हायर इंटेलिजेंस है, वो आपके अलाइनमेंट में होता है। अलाइनमेंट यानी क्या? मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये चारों जब एक दिशा में विचार करते हैं तब होती है अलाइनमेंट, और सभी एक साथ एक जगह पे निकल पड़ते हैं। मतलब यूएस जाना है तो सभी यूएस जा रहे हैं, मुझे लॉयर बनना है तो सभी लॉयर बन रहे हैं, मुझे डिज़ाइनिंग में जाना है तो सभी डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब मन भी, बुद्धि भी, शरीर, आत्मा। अभी ये इंटेलेक्ट बढ़ा है, इसे हैंडल कैसे करना, इसके टूल्स नहीं है, वो हम देते हैं ग्लैमोवेल में, जो हमारा पेटेंटेड फिलोसॉफी है 2:2 को करो। बट पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इंटेलेक्ट आया है, तो अभी मेरी लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए, मेरी हॉबी क्या होनी चाहिए, मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप 7th 8th 9th में करते हो, जो दिल से करते हो ना, वो आपका पैशन होता है। अगर उस एस्पेक्ट में लोग आपको पे करने जैसा करियर बन रहा है तो वहाँ पे आप करियर करो। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए और एक्सपोजर भी उतना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लूँ, कंटेंट राइटिंग भी कर लूँ, तो सभी एक साथ, क्योंकि नॉलेज अवेलेबल है, कोर्सेस है अलग अलग, कम रेट में अवेलेबल है, तो हम सब ले लेते हैं खुद पे। बट जब सब खुद पे ले लेते हैं तो आपके लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी में बैलेंस होना चाहिए। मान लो 12 बास्केट्स है, तो हर बास्केट में अगर इक्वल नहीं है तो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने करियर में ही बहुत ज़्यादा कर लिया तो किधर अफेक्ट हो रहा है? रिलेशंस। आजकल की पीढ़ी, आई फील लोनली इनसाइड, इतनी अवेलेबिलिटी है, चाहे जितना डेट कर लेते, ये लड़की गई दूसरी मिली, ये लड़का गया तीसरा मिला, चौथा 10वां, बट कंटिन्यू खालीपन है। इतनी आजकल सबसे ज़्यादा बेस्ट राजा महाराजाओं की तरह सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी अंदर लोनलीनेस है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट एक ही जगह में, एक ही बास्केट में यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि खुद की आइडेंटिटी बनानी है। क्यों? क्योंकि समाज ने वैसा दिखा। इसमें गलती ना आपकी है ना किसी और की है, गलती है आने वाले मॉडर्न समाज की, जिसमें पहले के ज़माने में दादा क्या करते थे कि एक बच्चा डॉक्टर हुआ तो पूरा खानदान बोलता था, अरे हमारा वो लड़का है ना वो डॉक्टर बन गया। उसके बाद की पीढ़ी आई, पापा को लगा मेरा बेटा डॉक्टर, चाचा को लगा मेरा बेटा डॉक्टर, बुआ को लगा मेरा बेटा डॉक्टर। फिर एक पीढ़ी आई जहाँ पे पापा को लगता था मैं डॉक्टर, मम्मी को लगा मैं डॉक्टर, बच्चे को लग रहा है मैं डॉक्टर, यानी सबको ही रैट रेस खेलनी है। फिर एक पीढ़ी आई जहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक आ गया कि सिर्फ डॉक्टर बन के नहीं रुकना है, रील भी बनाने हैं। सिर्फ रील बन के नहीं रुकना है, हर महीने एक अवार्ड जाना चाहिए, उतना नहीं न्यूज़ में भी जाना चाहिए, पॉडकास्ट में आना चाहिए। फिर आई एक जेन ज़ी की पीढ़ी जिसमें इंस्टाग्राम पे भी दिखना चाहिए, ये स्वैग भी आना चाहिए, ये वर्ड्स भी आने चाहिए। इंटेलेक्ट पे इतना जोर, दिखावे पे इतना जोर, उस आइडेंटिटी पे इतना जोर, मान लो कि मैं नहीं हूँ, मैं वो आइडेंटिटी हूँ। You are not your job, you are not your intellect, you are not your career, that is a part of you, your relations is a part of you। हम खुद को रोकते ही नहीं, कभी पॉज लेना सीखते नहीं, कंटिन्यू मैस्कुलिन एनर्जी में। फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट रेस्ट, रिपेयर, हीलिंग, रिजुनेशन, फीलिंग। हम डूइंग बीइंग्स हो गए, ह्यूमन डूइंग। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, खुद से कनेक्ट हो। आज मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना है, बट मुझ में क्लैरिटी होनी चाहिए
कि मुझे पैशन के लिए पढ़ना है, मुझे हॉबी के लिए पढ़ना है, या मुझे करके देखना है, तो करके देखने का गिल्ट नहीं आना चाहिए कि इतना टाइम वेस्ट किया। आपके पापा मम्मी अगर अच्छा कमा रहे, आपको कमाने की घाई नहीं है, तो आपका जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है 20-21 साल में तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 3 साल खुद को एक्सपेरिमेंटिंग के लिए दे दो, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लो, बट उस एक्सपेरिमेंट में समाधानी रहो। अगर आपको आपका लाइफ पर्पस जल्दी समझ में आ गया तो आपका हर एक सीखी हुई स्टेप अगली स्टेप के लिए काम में आएगा, तो आप उसमें एक्सपर्टीज़ बनोगे। तो रियलिस्टिक गोल्स रखो। अगर 3 साल मैंने एक्सपेरिमेंट में गवाए, उसकी खुशी लो, खुशी महसूस करो, और एक्सपर्टीज ना होने का दुख मत करो। ये खुशी ज़्यादा होनी चाहिए उस दुख से, राइट। वो दुख ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ओवर पावर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हॉबी को छोड़ो मत। बहुत से जेंट्स जो 30, 40, 50 की उम्र के, वो अपनी हॉबी भूल गए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, टू बी इन आवर ओन एनर्जी। आपकी जो हॉबीज होती है ना, वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये किसी को पता ही नहीं है। अच्छा। मतलब एक कहानी बताती हूँ मैं आप सबको कि पहले एक इंसान था जो नॉर्मल मॉडर्न लाइफस्टाइल का था, मिडिल क्लास फैमिली। उसको पसंद था खाना बनाना और लोगों को खिलाना। तो क्या करता था, अपनी शॉर्ट्स पहन लेगा, गंदी सी शॉर्ट्स, वो लाइन वाले जो पायजामे आते हैं नाड़े वाले, वो पहन लेगा, एक वो जो ये रहता है फड़का बोलते हैं हम, वो ले लेगा, एंड किचन में जाके बहुत सारा खाना बनाएगा, सबको बुलाएगा घर में, सबको बिठा के खिलाएगा। अब उसका नौकरी धंधा अच्छा गया, फिर उसने जॉब छोड़ के बिजनेस डाल दिया, फिर भी खाना खिलाता था। फिर थोड़े मिडिल क्लास 2 BHK से वो 5 BHK शिफ्ट हो गए। 5 BHK के बाद और बड़े बंगले में वो चले गए, फिर फैक्ट्रीज डली उनकी। बट ये बनाता था उसकी वाइफ, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको सोशल मतलब ऐसे लगता था कि क्या मेरा पति, उसके फ्रेंड्स उसको अच्छा नहीं बोलते थे। फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के फ्रेंड्स, फिर उन सब ने पापा का ये खाना बनाने का किस्सा बंद करवा दिया। वो बंद होके भी बहुत टाइम हो गया, मतलब 5 BHK में गए तभी बंद हो गया, बंगले में गए, फिर और विला ले लिया, बहुत कुछ हो गया, 10 साल चले गए। बट ये बंदा भी बीमार पड़ने लग गया। बिजनेस तो अच्छा हो रहा था, धीरे धीरे बिजनेस नीचे आना चालू हो गया, पैसे, फैक्ट्रीज, 1-2 फैक्ट्रीज बंद हो गई, ये बीमार रहने लग गए। अब बीमारी थी, लोगों को लगा अच्छा बूढ़ा हो गया इंसान, अभी इसके बच्चे नहीं संभाल पा रहे, बच्चे ये था तब तक ठीक चलता था, अब ये बीमार होने लगा तो कैसे होगा ये वो। अब इसकी वाइफ ने वास्तु किया, न्यूमरोलॉजी किया, रेकी क्रिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है ना। फिर उसने पूजा पाठ करना शुरू किया। वाइफ धार्मिक थी, वापस बच्चों, क्योंकि बच्चे तो शादी करके वो उनका अलग ही चालू हो गया, इसको टाइम मिलने लग गया, तो वापस से इसने धर्म स्थापना वगैरह कर ली। फिर एक गुरुजी आए घर में, तो गुरुजी आते ही उनको एनर्जी समझ में आई। फिर उन्होंने बोला कि इस घर में लोग भूखे, तो वाइफ ने बोला नहीं, हम तो इसके बर्थडे पे एक CR दे देते, इसके बर्थडे पे 5 लाख दे देते, इसके बर्थडे पे इतना दे देते आश्रम में, हम तो नहीं भूखा रखते। नहीं, बोले इस घर में कुछ तो, कोई तो भूखा है। फिर उन्होंने बहुत सबको बुलाया, सबके तीसरी आंख पे ऐसे हाथ रखा, देखा क्या ध्यान धारणा की। फिर उनको समझा कि घर का जो मेन इंसान है आपका, वो भूखा है। तो नहीं, वो तो भूखे नहीं, वो तो खिलाते रहते थे, वो तो खिलाते रहते थे, वो तो ऐसे करते थे, या क्या क्या नहीं। तो उन्होंने बोला अब यही उनको करना है। ये उनकी जो हॉबी थी, वो उनकी प्राण ऊर्जा थी, वाइटल फोर्स एनर्जी, वो उन्होंने दबा दी। तुम कम से कम अगले 6 महीने हर एक दिन बाद वही चड्डी पहनो, वही कंबल लो और वही खाना बनाओ, सबको खिलाओ, चाहे लोगों को जो बोलना है बोलने दो। उस आदमी ने स्टार्ट कर दिया, उसकी वाइटल फोर्स आ गई, प्राणवायु जिस चीज़ से वो बना था। हमें लगता है हम खाना या पानी इससे बने, हम एक्चुअली पंच तत्व से बने, जो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही है, जो हमें बनाती है। अब हॉबीज़ कैसे आते हैं, कुछ हमारे फायर, अर्थ जो एलिमेंट होते हैं, ईथरिक स्पेस, इनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सुर तो साथ ही है, बट गाने कितने अलग अलग है, कितने कॉम्बिनेशन है। वैसे एलिमेंट्स 5 ही है, बट हर इंसान की ऊर्जा अलग अलग है। तो हॉबीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। तो अपनी हॉबीज़ के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, चाहे लोग जो बोले ना बोले, चाहे जो भी करे। ये इंसान ने जब खाना बनाना शुरू किया ना, उसके घर में बरकत आ गई, उसकी हेल्थ ठीक रहने लगी, बिजनेस बढ़ गया,
सब कुछ अच्छे से हो गया। रीजन इज कि वो अपनी हॉबी को फॉलो कर रहा है। हाँ, उसने उस हॉबी को सप्रेस नहीं किया। जब आप उस चीज़ को दबा दोगे ना तो यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, पंचतत्व का बैलेंस आपने अपने अंदर बिगाड़ लिया। अगर यही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये लैंग्वेज ईश्वर की है, इंसान की लैंग्वेज है पैसे कमाओ, इंस्टाग्राम पे देखो, ये करो वो करो, तो इंसान ह्यूमन डूइंग बन गया। ईश्वर की लैंग्वेज है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बी बन के बैठना है। मतलब जो मैंने बोला कि हमने जन्म क्यों लिया, एक तो इवॉल्व होने के लिए, दुख आएगा, दर्द आएगा, रिलेशनशिप्स इतने बनाते हो छोड़ देते हो, है ना, तो किसी भी रिलेशन में इवॉल्व नहीं होते। रिलेशन यानी क्या होता है, आपके मिरर्स होते हैं। आपके जितने रिश्ते, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब आपके मिरर्स होते हैं। जब भी आपको ट्रिगर आ रहा है, जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताए वो खुद लिखो और उस पर काम करो, क्योंकि वही आपके लाइफ का पर्पस है। हर इंसान इज बॉर्न टू इवॉल्व, और जब वो सीख लेता है, वो सीख उसके आत्मा में नोट हो जाती है, और वही आत्मा जब आगे अगला जन्म लेती है वो थोड़ी और बेटर। क्यों कोई गरीबी बनता है, क्यों कोई भिखारी बनता है, कोई लंगड़ा लूला अंधा बनता है, और क्यों कोई अच्छे घर में पैदा होता है, अंबानी इसके घर में पैदा होता है, क्योंकि वो एवोल्यूशन उनका होते आया है। तो जब ये सीख आप अभी इस जन्म में लोगे, ज्ञान इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान को टॉप नॉच प्रायोरिटी दी है। ब्राह्मण यानी क्या, ब्राह्मण ये अवस्था है, ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, शूद्र कोई कास्ट नहीं है, वो एक अवस्था है कि जब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं है तो आप शूद्र हो। जब ज्ञान प्राप्त होके उसको अपने एक्शन में इम्प्लीमेंट किया, मतलब ज्ञान तो आपको आज मिल गया, मैंने आपको बता दिया, बट इस ज्ञान को क्या आपने सच में लिखा? आप आज आप ज्ञान ले रहे हो, आप लिखोगे, कल लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलने के बाद जब इम्प्लीमेंट करोगे उसको 30 बार 40 बार, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब बार बार एक्सपीरियंस मिलेगा तब उसका कन्वर्जन होगा विजडम में। जब विजडम आएगा तब उसका कन्वर्जन होगा आपकी न्यूरल वायरिंग में, आपकी आदत बन जाएगा वो, यानी वेरी सेकेंड नेचर, यानी सक्सेस होना आपकी सेकेंड नेचर। मतलब कोई ट्रिगर कर रहा है तो आपको दुख दर्द गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको सक्सेसफुली मैसेज लेते आ रहा है। जब वो मैसेज लेते आएगा वो घटना भी होना बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर विजडम आने के बाद वो नॉलेज आपको सक्सेस दे रहा है तो हैबिट बन रही है। हैबिट बनने के बाद आपकी ब्रेन वायरिंग बनेगी, फिर पूरी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जो ट्रांसफॉर्म्ड लोग होंगे उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है। 180 डेज लगते हैं नई बॉडी बनने में, 1 दिन लगता है मोटिवेशन होने में, 21 दिन लगते हैं वो आदत बनाने में, 90 डेज लगते हैं उसको एक्सपीरियंस में लाने के लिए, 180 डेज लगते बदलने में, और 365 डेज 1 साल में आप इतने बदल जाओगे कि आपको याद ही नहीं होना चाहिए कि मैं कौन था, मेरा नेचर क्या था। उसको बोलते हैं टूटना, फूटना, गिर जाना और पूरा नया जन्म लेना। एक बीज जब नया जन्म लेता है तो ये वो प्रोसेस होता है उसका, वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन। वो सिर्फ टॉप 5% लोग झेल पाते, कर पाते, वो करने की ज़रूरत है। इसीलिए खुद को टाइम और पेशेंस देना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है अलग अलग चीज़ों में, देन वी हैव टू क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कंफ्यूज है मुझे करना क्या है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे करना क्या है? बी इन योर ओन फेज, चेज योर पैशंस। आप अपने पैशंस को मत छोड़िए, आप खुद के ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स, एम्बिशंस को या तो टाइम दीजिए, रियलिस्टिकली रियल गोल्स रखिए, या तो मैं टाइम दूंगा और गए हुए टाइम पे दुख नहीं करूंगा आगे जाके, या तो लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए टाइम दूंगा। जो ये इकिगाई के 4 क्वेश्चंस है, आपको वो कहीं पे भी मिल जाएंगे। वो इकिगाई के 4 क्वेश्चंस को लेके मैं 3 महीने 6 महीने बैठूंगा, घाई गड़बड़ नहीं करूंगा, खुद का लाइफ पर्पस ढूंढूंगा, मेरे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स, एम्बिशन सबको अलग अलग कर लूँगा। सबसे आसान तरीका माई फ्यूचर सेल्फ नाम की मेरी बुक है, वो आप ले सकते हैं। उसमें सारे 50 क्वेश्चंस ऑन लाइफ पर्पस है, उसमें ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स है, हाउ टू सेट गोल्स, हाउ टू बी अकाउंटेबल, हाउ नॉट टू प्रोकास्टिनेट। ये सब करने में खुद को 1 साल दो, ये सब करने में खुद को 1 साल दो। 1 साल के बाद क्या होगा, आप पूरी तरीके से रेडी बन जाओगे, आपका फाउंडेशन बनेगा। खुद के फाउंडेशन के लिए टाइम दो, एन्जॉय द जर्नी। वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। 2 फ्रेंड्स, 2 कलीग्स, 2 पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ या कपल जो भी है, वो अपने इम्परफेक्शन को जब जानते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट करते, तो दोनों मिलके एक ब्यूटीफुल जर्नी आगे ले जा सकते, क्योंकि वो उसमें भी एंजॉय करते, उसमें भी वो देखते हैं। दैट इज़ द रियल ब्यूटी, रियल लव। लव इज़ नॉट ओनली कि मैं बस खुशी रहूँ, वैसे ही सक्सेस इज़ नॉट ओनली कि मैं बस खुशी रहूँ। सक्सेस कैन ऑल्सो बी, अरे
ये फेलियर को मैंने इस तरीके से लिया, अच्छा ये इमोशन आया मुझ में, अरे मैं तो ऐसा हूँ. इट इज़ नोइंग योर सेल्फ एंड बीइंग क्यूरियस अबाउट नोइंग योर सेल्फ. जैसे आप ताजमहल देख के बोलोगे वाह ये ताजमहल है, वैसे ही खुद को देखो, वाह मुझ में ये भी है, अच्छा तूने ऐसे किया था, अच्छा तेरा ईगो ऐसे हर्ट हुआ था, अच्छा इधर तू कम है, अच्छा ये कर सकते. तो पढ़ता हूँ मैं, फिर मैं उस स्किल को डेवलप करता हूँ, मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ. दुख पे दुख नहीं करना है, खुद की कमी पे गुस्सा नहीं करना है, खुद की कमी पे डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसको भी एंजॉय करना है, क्यूरियोसिटी की नज़र से देखना है. दैट इज़ द राइट वे टू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स इन लाइफ. वैसे डिसाइड करो गोल. मैंने कहीं पे लाइक हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को देखते रहते हैं. हाँ. कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, कौन कहाँ घूम रहा है, हाँ. क्या खा रहा है, वो सब जो शो ऑफ हमको दिख External. रहा है वो जस्ट एक्टिंग है. दिस इज़ नॉट रियलिटी. देन ऑल्सो वो हमें अफेक्ट करती है. तो किसी ने मेरे को लाइक मैंने ऐसे ही सुना कहीं पे कि अगर जब आप सो रहे होते हैं, सोने वाले होते हैं, जस्ट आप बेड में हैं, सोने वाले हैं, आप देखो कि आपके पास आँख भी है, वो बंद होने पे क्या होता है, हाथ कैसे काम कर रहा है, पैर है मेरे पास मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, ये बॉडी है. तो जब आप अपनी बॉडी को फील करते हो देन आपको एक अलग खुशी होती है कि यू हैव एवरीथिंग. यस, दैट इज ग्रेटिट्यूड. जो आपको चाहिए. आपको पैसा, आपको लाइक घर गाड़ी और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए. आपके पास सबसे बड़ी जो दौलत है एक शरीर, स्वस्थ शरीर, वो बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आपके पास वो चीज़ है और आप फील कर पा रहे हो दैट यू हैव दीज थिंग्स, तो आप हमेशा थैंकफुल रहोगे. यस. हर चीज़ के लिए. यस. आप कभी भी परेशान नहीं रहोगे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. बट आप चेंज कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए तो इसका ये तरीका है. यस. बट परेशान नहीं रहोगे. ऐसा ये ऐसे सुनते सुनते ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ग्रेटिट्यूड, इसीलिए जो मैंने बोला कि कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, हम नहीं वैसे पैदा हुए. रात को क्योंकि हम गोल्स की बात कर रहे हैं, रात को जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में वर्टिग्रल इंटीग्रेशन होता है. जब आप बोल रहे थे तो 10-12 चीज़ें मेरे दिमाग में आके चली भी गई, बट मैं सुन रही थी. क्योंकि क्या होता है, एक मतलब इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे लाइफ साइंसेस का अभ्यास करना, जो ग्लैमोवेल मास्टर क्लास में बोल रही हूँ, वो करना क्यों ज़रूरी है. क्योंकि 5 या 10 मिनट में मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकती, इतनी सारी सिस्टम्स हमारे अंदर है. जैसे गोल के लिए अगर देखा जाए तो वर्टिग्रल इंटीग्रेशन क्या है, रात को जब हम सोते तब हमारी बॉडी रिपेयर रिजुनेशन का काम करती है. ठीक है, रात को सोने का टाइम भी ऑलमोस्ट 10 के बाद नहीं होना चाहिए, 10 बजे हो जाना चाहिए. उसमें हॉर्मोन्स आए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ, बट अभी वी विल स्टिक टू द गोल्स पार्ट. ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन जो लास्ट गाइडेंस देता है, लास्ट थॉट जो आप में आता है, तो दो इंटरवल्स होते हैं टाइम, जब हमारे मान लो स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है, वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खुलता है गहरी नींद लगने से जस्ट पहले, और सुबह उठने के और सोने के बीच वाला जो विंडो होता है, वो 2 विंडोज होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका ओपन होता है. अच्छा. ये सबकॉन्शियस जब विंडो ओपन होता है तो इसमें जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होती है अलग अलग, बीटा इज़ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बट अल्फा या थीटा होती है. अल्फा मेडिटेशन, थीटा मेडिटेशन आपने सुना होगा इस वक्त, या हिप्नोसिस आपने सुना होगा. इस वक्त जो भी आप बोलते हो वो सीधा ब्रेन पे असर करके उसका इमीडिएट रिजल्ट आता है. इमीडिएट आपको करियर के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, डिसीजन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है, सबसे बेस्ट आदत है रात को आपको रिलैक्स होना है सबसे पहले. अब रिलैक्स होना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो जितना भरा है पेट में जो खाना है उसको डाइजेस्ट करना है. हम बोलते हैं ना 3 घंटे पहले खाना बंद कर दो, वैसे दिमाग में मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, स्क्रीन्स बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, काम बंद कर दो. मैं यूजुअली 7 बजे के बाद काम नहीं करती या काम के बारे में नहीं सोचती. मेरा कॉल भी होगा तो फ्रेंड को कॉल होगा जो पॉजिटिव है, जस्ट अ नॉर्मल जो पॉजिटिव है ना. तो जो भी आपके दिमाग में है वो तो पहले लिख लो, जर्नल कर लो या निकाल दो. ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप काम के बारे में ही बात करो, रात तक भी कर रहे हो. हाँ, रात को एक टाइम होना चाहिए. एक टाइम होना चाहिए. रात को अगर काम करते हो तो सुबह आप अपनी सिस्टम सेट कर लो. आपकी बॉडी आपका सर्वेंट है. कुछ लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं तो ठीक है कि वो उनकी सिस्टम रहने दो. तो यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है वाइब्रेशंस, दूसरी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर यानी क्या,
सूरज है, सूरज अभी 365 डेज ही होते हैं, है ना, 7 डेज ही होते हैं, 24 आवर्स ही होते हैं। सपोज वो स्ट्रक्चर ही नहीं रहा तो चलेगा। बारिश अभी हम देखते हैं कि हम ग्रीन इफेक्ट की वजह से बारिश, मतलब जो मौसम है, फिर भी समर, विंटर और रेनी सीजन, ये जो है ये भी यूनिवर्स बैलेंस करता है। कोविड भी आया क्योंकि एनर्जी बैलेंस कर रहा है, सृष्टि बैलेंस कर रही है। वैसे ही हमारी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, मॉर्निंग टाइम में काम कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर ऐसे करो कि आपका टाइम भी सेव हो जाए और बॉडी को आदत लग जाए। स्ट्रक्चर्स का एक हमेशा अच्छा एग्जाम्पल करियर के रिगार्डिंग ही है ये भी, कि अगर अच्छा आपको करना है करियर, तो मेरे 5 दिन के ड्रेसेस फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, मैं उसमें एनर्जी नहीं डालती। ब्रेन को वैसे डिसीजन बहुत लेने हैं, बिल्कुल। तो आपके ड्रेस फिक्स कर दो, आपका खाना पीना का टाइम फिक्स कर दो, तो आपकी बॉडी को गाइडेंस चला जाएगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। मेरी बॉडी को गाइडेंस है कि भाई 1 चम्मच सीड्स खाना है, इतने मखाने खाने, इतना ये खाना है, न्यूट्रिशन का काम हो गया मेरा। अगर मुझे टेस्टी कभी खाने का मन किया, हाँ, और हम ह्यूमन बींग्स है, सिस्टम्स आर गाइडलाइंस, दे आर नॉट द रूल्स। किसी एक दिन मैंने पिज़्ज़ा खा लिया तो खुद को टॉर्चर नहीं करूंगी कि मैंने पिज़्ज़ा खाया। वो पिज़्ज़ा उतने आनंद से खाऊंगी। क्यों? क्योंकि जिस भावना से मैं खाती हूँ वो मुझे फल देता है। देन वो हार्म नहीं करेगा। हाँ, देन वो हार्म नहीं करेगा। अगर मेरी भावना गलत है, अगर मैं खुद को टॉर्चर कर रही हूँ, तो मेरे हॉर्मोन्स को सिग्नल गया, ब्रेन को, ये मेरे साथ इमोशन से ब्रेन को सिग्नल गया, तो ब्रेन क्या बोलेगा, अच्छा ये दुखी है, दुखी हार्मोन पैदा करो, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़ जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत हो रहा है। फिर इन्फ्लेमेशन, पेन्स, एक्स, टेंशन, डिप्रेशन उससे होता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब मैं कुछ खाना खाता हूँ, मतलब मैंने ना बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइक हेल्दी डाइट, हाँ, हेल्थ जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, बीमारियां नहीं लगानी है, तो ऐसी चीज़ें देखता हूँ। अब जब मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, मान लो मैंने क्योंकि हर टाइम हेल्दी नहीं मिलेगा आपको, राइट, है ना। आप अगर प्रोफेशन में हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई ऑफर करता है, यू कांट लाइक डिनाई एवरी टाइम, तो वो करना पड़ जाता है। अब जब मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम होती है। हाँ, करने के बाद, बट करने के बाद किया ना तो आपको इन्फ्लेमेशन आएगा। अगर आपने फिर, अगर मतलब खाने के भी पैटर्न्स है, अगर आपका इमोशन खाना खाते वक्त या खाने के बाद गिल्ट आ रहा है, तो बॉडी इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी और सेल्स खुद ही खुद को मारेंगे, क्योंकि सेल्स क्या बोल रहे हैं कि ये गलत किया, इसने गलत किया, तो फिर एंटीबॉडीज क्रिएट होता है। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह ट्रिगर हो जाते हैं। कैंसर कैसे बढ़ता है? इसी तरीके से तो बढ़ते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस, तो यू विल लैंड अप इन ऑटो इम्यून डिसीजेस इफ यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। कुछ लोग खाना खा लेते हैं, बहुत एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, उनको बीपी डायबिटीज़ हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो मतलब फ्रीज हो जाते, कुछ इमोशन ही नहीं आता कि यार खा लिया, खाते वक्त भी सेंस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने उनके इमोशंस को नम कर दिया। बहुत बार बहुत से लोग फ्रीज मोड में जाते हैं, दैट इज़ अ मोड। तो फिर ना सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, कॉर्टिजोल बढ़ता है उनका, कॉर्टिजोल इज स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ जाएगा। तो खाने के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी। और उसके लक्षण क्या है पता करने की? ये चीज़ हो रही है, पता करने की सबसे अच्छा रिमोट कंट्रोल हमारी बॉडी है। जैसे मुझे तो पता जो भी है, इमोशन आ रहा है अपने को, जैसे मुझे पता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि आप अवेयर हो, फिर भी आपके केस में के बावजूद भी हो रहा है। हाँ, फिर भी हो रहा है, क्योंकि देखिए ये हमको सिखाया किसने है? ये मास मेंटालिटी है। ये दिखा कौन रहा है? गूगल को कौन ये कर रहा है? आपने कितने भी रिसर्च, डोंट ईट शुगर, नीचे एक स्टार दिखेगा, एंड दिस रिसर्च इज फंडेड बाय पेप्सिको। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। जितना आपको गूगल दिखा रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा था कि फिर ये समाज में बताया क्यों नहीं जा रहा है, सिखाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि यू आर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के लिए शुगर की स्टडी लाई, फिर लाया कि डाइट करना चाहिए, जिम करना चाहिए, बल्कि इंडिया में जिम तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जितने डांस फॉर्म्स है वो स्लो है। भरतनाट्यम ले लो, कथकली ले लो, है ना, जितने आर्ट फॉर्म्स है, जितने मतलब क्रिएटिव आर्टिस्ट है, वो घंटों घंटों लगाते हैं एक एक चीज़ बनाने को। वो सब स्लोइंग है, सब फेमिनिन एनर्जी की तरफ लेते, मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ नहीं ले जाते। जो यूएस है, जहाँ पे ठंड प्रदेश है, वहाँ पे गर्मी पैदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गर्मी ऑलरेडी है अंदर, तो यहाँ पे जिम की तो ज़रूरत ही नहीं है। योगा भी लोग आजकल जो योगा कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रियल योगा। योगा में जितने फॉर्म्स है, दिखावे यानी एक क्रेज़ बन गया है। इंडिया एक बहुत ईगोइस्टिक कंट्री हो गया है कि आइडेंटिटी ओरिएंटेड,
कि कि दिखावा है। क्रेज करना है। मैं आई डू प्रचिति, आई डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशंस, यू नो, आई डू दीज थिंग्स, आई डू दोज थिंग्स। तो ये ज़रूरत नहीं है। योगा भी दिखावा बन गया है। स्पिरिचुअल सिस्टम्स जितने दिखा रहे वो भी कमर्शियल है देखा जाए तो। जितने योगा के पोस्चर्स है, जैसे वॉरियर पोज है, तो इट वाज फॉर यू टू कनेक्ट विथ योर ओन बॉडी। कि मैं वॉरियर पोज में जब जाता हूँ तब वो फीलिंग लेता हूँ मैं बॉडी पे, तो मुझे एनर्जी मिलती है। या फिर वो जो एक पैर पे खड़े होने की पोस्चर है, तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो यू नीड, वो भले ही पोस्चर अच्छे से आए ना आए, बॉडी की अलाइनमेंट हो ना हो, बट वो आपको फीलिंग आनी चाहिए। अब ये सब भी बढ़े क्यों? क्योंकि जितने लोग उतने ज़्यादा ऑक्यूपेशन, सभी को पैसा कमाना है, तो उतने अलग अलग दिमाग, क्योंकि इंटेलेक्ट बढ़ा, इंटेलिजेंस तो नहीं बढ़ा। तो इंटेलेक्ट बढ़ा तो क्या हुआ, लोगों ने उसको भी यूएसपी बना लिया कि ये मेरी यूएसपी है, ये मेरी यूएसपी है, ये मैं ऐसे सिखाता हूँ, वो ऐसे सिखाता हूँ। और फिर खरीदने वाला कैसा है? कंज्यूमर खरीदने वाला तो ईगो पे लेके ही खरीदेगा ना। ओ मैं आई एम डूइंग दोज थिंग्स, जो फैंसी है, जो अच्छा है, वही बिक रहा है, तो लोग भी वही बना के बेच रहे हैं आपको। तो कंज्यूमर मेंटालिटी की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इससे हमें होश में आने की ज़रूरत है। अभी रियल क्या है, दैट्स वाई ग्लैमो वेल, दैट्स वाई। और जो रियल है वो कभी ज़्यादा मार्केटेड नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन वो मार्केटेड होगा उसका रियलनेस चला जाएगा। जो मैं देखती हूँ, या मेरे लिए तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो पूछो ही मत। मतलब लिटरली वुमेन डायरेक्टरशिप का वर्ल्ड बैंक फंडेड के इससे मुझे फंड किया गया था टू बिकम अ वुमेन डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोग्राम। वहाँ पे सर्वे एंड रिसर्च में मुझे लिया उन्होंने कि व्हाट चैलेंजेस वुमेन फेस इन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद मेन। प्रॉब्लम ये होता है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जो मेन सक्सेसफुल होते हैं वो उनके ईगो इतने बड़े होते हैं कि वो रिसीविंग एंड में नहीं रहते। उनको आइडेंटिटी क्लैश, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट इज़ जस्ट अबाउट द थिंग, वो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है कि एक तो वैसे ही फीमेल्स को देखने का नज़रिया सबने वैसे ही कर लिया है। मतलब इतने सारे बीवी पे जोक्स है, विमेन पे जोक्स है, कार ड्राइविंग अगर विमेन कर रही तो हमारा माइंडसेट है कि ये क्या, ये तो कहीं जाके मारी खाएगी। तो वो मेंटालिटी हो गई। तो किसी को ऐसे, इसको भी कुछ आता है, ये ऐसे देखना ही नहीं है। नहीं, ऐसा कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब कोई भी सीख सकता है, मेल हो फीमेल हो। मेरा ये मानना है कि सबको, कोई भी अगर लर्निंग एटीट्यूड है, हाँ, जो कि सभी बहुत का होना इम्पोर्टेंट है चाहिए, और जो लाइफ टाइम होना है, चाहिए, हाँ। लाइफ टाइम होना चाहिए। आप हर किसी से सीख सकते हो, आप किसी से भी सीख सकते हो। हाँ, और बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है कि वो कोई नहीं बताएगा आपको। एग्जैक्टली। और बिजनेस रिगार्डिंग मैं भी बहुत लोगों से सीखते रहती हूँ। मतलब मैं खुद पूछती हूँ कि ये कैसे करूँ, इसमें मुझे नहीं आता। अब मेरे साथ उल्टा ही होता है। आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया कि मैं थोड़ा सुनने वाला हूँ, सुनता हूँ। मेरे साथ क्या होता है, जैसे मैं अपने राइटर्स के साथ काम करता हूँ, फीमेल राइटर्स जो हमारे ऑथर्स होते हैं, जो थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स को, हाई स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, वो पैसे को लेके उनको होगा कुछ, है ना, कि बिजनेस वो समझ में आता है, इंटेलेक्ट है कि इंटेलिजेंस है, वो समझ में आता है। मेरा हाई स्टैंडर्ड्स एक अलग तरीके का होता है जो मैं समझता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है लोगों को लेके, आप क्या समझते हैं। तो वो लोग लाइक, अगर मैं न्यू एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या एज ए स्टार्टअप काम कर रहा हूँ, या मेरे पास बहुत स्किल्स नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, और उनकी एज है बहुत 50-45 या कुछ भी ऐसा, तो वो अंडरस्टिमेट करते हैं। और मेरे साथ ऐसा नहीं कि शायद मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता होगा, है ना, मार्केट वो तो आजकल मैनिपुलेशन सभी करते हैं, खुद को बड़ा दिखाते हैं, आपको नीचे खींचना, ताकि आप कुछ भी ऐसा ना बोले। मुझे 4-5 लोगों ने क्या सलाह दी थी पता है क्या, कि शाहरुख खान भी तेरे सामने अगर पार्टी में आया तो भी तू एटीट्यूड दिखा, तू पहले उससे बात मत कर, नहीं ये है, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, ये कर, वो कर। मतलब लोग क्योंकि इसी को अच्छा मानते, नहीं, आपकी कीमत बढ़वाने के लिए लोग इतने अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं एंड वो दिखाते हैं कि ये मैं हूँ। तो उसमें एक है कि लोगों को दबाना, दूसरों को दबाएंगे तभी तुम ऊपर उठोगे, ये गलत है। दिस इज नॉट द, तो ये सोच है उनकी बस, ये गलत सोच है, ऐसा नहीं, एटीट्यूड नहीं, अवेयरनेस होनी चाहिए। इट इज लाइक कि बिल्ली ने आंखें बंद करके दूध पिया तो भी समाज को दिख जाता है। बिल्कुल, एटीट्यूड के बजाय आप खुद की क्वालिटीज स्पीक होनी चाहिए, जॉब के लिए या प्रोफेशन के लिए ना, खुद की इनर क्वालिटीज। अगर मेरे को कुछ आता है दैट मीन्स आता है, नहीं आता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं आता है, ये मुझे नहीं पता है, राइट। आप अगर कोई नई चीज़ मेरे सामने ला रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है ना,
हम ब्रह्मांड का ज्ञान थोड़ी लेके, गौतम बुद्ध भी नहीं आए थे, हम भी नहीं आ सकते। मेरे केस में, अच्छा अभी आप सब बस इमेजिन कीजिए ये सेम सिनारियो विद सेम नॉलेज ऑफ मी। अगर मैं भगवे वस्त्र पहन के बड़ी माला लेके आती, तो आपके नजरिया नेचर और मुझे हैंडलिंग का तरीका कितना अलग होता? मैं पैर है ना, बच्चे पैर पड़ते हैं, हाँ है ना, अपने आप ही हो जाता है वो, सरेंडर हो जाता है। मैं माला लेके बैठती, जब करती कि हाँ, फिर ऐसा लगता अरे इन्होंने ज्ञान दिया, कुछ तो इम्पोर्टेंट सोच के बोला इन्होंने, है ना, वहाँ पे लॉजिक खत्म हो जाता है। हाँ, पूरा लॉजिक, क्योंकि हमारे सालों साल की जो कंडीशनिंग है, ये आपके इसमें भी आंसर में डाल देंगे हम। मेरे को अंधभक्ति नहीं पसंद है, अंधभक्ति किसी भी, बट समाज आज उसी पे जा रहा है ना, आज उसी के वैल्यू, आपने एक बात बोली थी ना, पद फॉलोअर्स, कुर्सी और दिखावे को मतलब है ना। आपने एक बात बोली थी ना, लोग फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, हाँ, ना कि लीडर। हाँ, ये प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, कि मुझे कुछ बोल दे, हाँ, कि भाई तू ना वेट कम करना है तो ये हाँ, कर ले, इसीलिए डाइटिशियन के पास जाएंगे, खुद पे भरोसा नहीं करेंगे। और डाइटिशियन 100 बात बोलेगा। डाइटिशियन भी आप पे एक्सपेरिमेंट ही करती है। तो ग्लैमोवेल मास्टर क्लास मैंने क्यों निकाला पता है क्या? कि डाइटिशियन भी आज तुमको, अगर उसने तुमको लिख के दिया, 25,000 रुपये लेती है पुणे की एक डाइटिशियन, ठीक है, सिर्फ एक डाइट प्लान भेजती है, हर रोज वही खाना खाना है उतने टाइम बजे। अब उसको कॉल भी किया ना कि नहीं मेरे सर में दर्द रहे वो, तो भी वो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करेगी। 6 दिन बाद बोलेगी अच्छा मैं दूसरा प्लान भेजती हूँ, अच्छा ये हो रहा है मैं तीसरा प्लान। शी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद यू, बट यू आर नॉट एबल टू टेल हर ना। पहले खुद को समझना पड़ेगा ना डॉक्टर को बोलने से पहले। अच्छा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, इसलिए लोग, मैं डाइटिशियन के पास, मैं जिम ट्रेनर के पास, मैं इसके पास, मैं टैरो रीडर नहीं, उन्होंने बोला क्योंकि खुद को इतना काम ताम झाम है दिमाग पे कि सरेंडर करना है कहीं पे, पर गलत सरेंडर करना है। द रीजन इज कि मैं इन फ्यूचर खुद को ब्लेम ना करके दूसरे को ब्लेम कर सकूं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, है ना। एंड दूसरी बात, अंदर का एक और रीजन है कि मतलब वो डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता सब प्यार से। सक्सेस से 90% समाज डरता है, सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर बोलते हैं। मतलब अगर उन्हें पता है कि ये राइट तरीका है और ये करके ही मेरा होगा, बट मैं वो करूँगा ही नहीं, ये साइक है। मतलब जो मैंने वो लिखा है ना, साइक बच्चों का ऐसा डेवलप हुआ है कि, सॉरी सोल है, सोल ऐसा डेवलप हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, और ये जनरेशनल ट्रॉमा है जो रिफ्लेक्ट होते गया। मतलब घर में पापा मम्मी ने अगर झगड़ा भी किया और मम्मी ने खाना नहीं खाया, खुद को मार के लिया, सपोज मार के नहीं लिया, कुछ सेल्फ साबोटाजिंग, वो अपने आप मेमोरी बच्ची में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो खुद को आगे दूसरे तरीके में, मतलब अच्छा लड़का दिख रहा है, लड़कियां कभी अच्छा लड़का प्रीफर नहीं करती, बैड बॉयज ही प्रीफर करती है, दैट इज सेल्फ साबोटाजिंग। क्योंकि उसको दिख रहा है, बट वहाँ गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्थ इट, तेरे साथ तो बुरा ही होना चाहिए, ये सोल पुश करता है। तभी ये एनिमल और कबीर जैसी मूवीज हिट होती है। हाँ, हाँ, करेक्ट, हमारे समाज को पसंद आती है, और इतना ज़्यादा कि क्योंकि सबके अंदर वही है ना, सबके अंदर से कबीर पैदा हुआ है। तो सोल इज ऑल अबाउट दैट, एंड साइक इज अबाउट सूडो आत्मा। अगर मैं अभी इंस्टेंट समझाऊं कि क्या है वो पेटेंट मेरा, उसके टूल्स एक्चुअल काम करते हैं। और बट अब आप मुझे बताइए, मैं बताऊं कैसे? अब मैं तो भगवे वस्त्र नहीं पहन रही, मुझे पहनने ही नहीं है, क्योंकि देन द एंटायर थिंग गोज ऑफ, है ना, लॉजिक ही खत्म हो गया ना। हाँ, वहाँ पे मुझे मार्केटिंग नहीं करना है, मतलब किसी कंपनी के अंडर मार्केटिंग नहीं करना है मुझे, जो मतलब मुझे मेरे लेवल पे करना है। बट मेरे लेवल पे इस वर्ल्ड में तो मतलब हर जगह पे कैसे होगा? बट ये इतना यूजफुल है, और अब जाके लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। जो बात लोगों ने 100 साल पहले करनी चाहिए थी, वो आज कर रहे हैं। आज मैंने लिख के रखा है, रिसर्च करके रखा है आज, और मेरे लॉयर्स बोल रहे हैं कि आप 50 साल आगे की बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं इस समाज, इस बात यहाँ की बात कर रही हूँ कि ये अभी प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये इसीलिए तो इन्वेंशन है। ये हो जाना चाहिए था पहले, किसी न किसी को कर देना चाहिए था। मतलब पूरी वर्ल्ड में क्यों किसी को भी नहीं लगा कि मेडिटेशन के आगे कुछ होना चाहिए, या क्यों किसी ने ये नहीं सोचा कि ह्यूमन एवोल्यूशन में ये जेंजी और मिलेनियल्स के इतने प्रॉब्लम्स है तो कुछ अलग टूल्स आने चाहिए। बिल्कुल, वो निकाले भी मैंने 6 और 6 टूल्स है, सोल के 6 टूल्स है, साइक के 6, उन पे तो मैं बात ही नहीं करती अभी। पहले तो यही लोगों को पटने दो कि ग्लैमर और वेलनेस मर्ज हो सकता है। तो मैम एक्चुअली ये थॉट मुझे बार बार आता है
and that's why I am just also doing a research and I am writing a book. ओके, टॉपिक है कि हाउ टू थिंक, वंडरफुल। हाउ टू थिंक। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं कि हमारी सोच, कैसे हम सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए और किन रीजंस की वजह से हम सोच पाते हैं और कौन लोग हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये 3 4 5 सवाल हैं, राइट, यही टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग रिसर्च राइट नाउ वंडरफुल। अकॉर्डिंग टू यू। हम्म, क्योंकि हमारी सोच हम खुद तो सोचते नहीं, हम्म, ये न्यूज़ एजेंसीज, ये जो नेता लोग हैं, ये जो पेपर्स हैं, ये जो मूवीज़ हैं, है ना, शॉर्ट मूवीज़, आपके हर चीज़, सोशल मीडिया, उनकी वजह से मेरी सोच वैसी है जो मैं सोच रहा हूँ। मैं खुद नहीं सोच रहा कुछ भी। राइट, राइट। तो एक तो ये सोच आ कहाँ से रही है, हाँ, दूसरा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सही सोच रहा हूँ, वो गलत ही सोच रहा हूँ, है ना। बाहर पे कुछ ना कुछ मुझे शो ऑफ करके कुछ ना कुछ दिखाया जा बट रहा आप सजग है और होश में है, ये अवेयरनेस, ये बहुत बहुत इंसान को मतलब आगे लेके जाता है। जिनको अवेयरनेस नहीं है वो बेहोशी में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर वो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ टू थिंक। यस, दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसको ग्लैमोवेल तरीके से आंसर देना चाहूँगी। ग्लैमोवेल हमेशा 5 लेयर्स की बात करता है। तो जैसे आपने राइटली कहा कि हमें जो सोच पॉलिटिशियंस दे रहे हैं, गूगल दे रहा है, समाज दे रहा है, फ्रेंड्स दे रहे हैं, बीवी बच्चे दे रहे हैं कि ये चाहिए, ये किया तो सक्सेस है, वो खाया तो अच्छा है, ये नहीं खाया तो नहीं अच्छा है, बिकॉज वी ऑल आर अ कंज्यूमर। तो एक तो ये सोच मिल रही है हमें। दूसरा है कि ये सोच हमें इमोशंस से भी आ रही है। फिजिकल लेयर के बाद हमेशा आता है इमोशनल लेयर। तो इमोशंस क्या सिर्फ हमारे इमोशंस है? तो ये जो बुक है वेलनेस रीडिफाइंड, इसमें एक डायग्राम है लेयर्स ऑफ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, जो आप दिखाना बाद में। तो उस एग्जिस्टेंस में पर्सनालिटी की एक ऐसे एक ट्रायंगल किया है और उसमें मैंने लिखा है पर्सनालिटी, जिसमें इंसान बैठा है, 7 चक्र दिख रहे और वो पर्सनालिटी। बट ये पर्सनालिटी आपकी नहीं है। ये इमोशंस, अगर मैं कहूँ आज कि ये आपके इमोशंस नहीं है, हाँ वही, ये आपके 7 पीढ़ी के भी इमोशंस नहीं है, ये आपके 14 पीढ़ी के इमोशंस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में ये प्रूव कर लिया, बिकॉज आई एम इनटू रिसर्च। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च में प्रूव किया है कि यू आर कैरिंग 14 जनरेशंस ऑफ ट्रॉमा, स्टोर्ड इमोशंस, स्टोर्ड क्वालिटीज, फिर चाहे वो आपके स्ट्रेंथ्स है या आपके वीकनेसेस है। एंड ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है? डीएनए के थ्रू? ये डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होता है और सोल के थ्रू ट्रांसफर होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं। सो साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज, लाइट, जब बारिश आने वाली होती है तो सबसे पहले लाइट दिखती है हमें, है ना, फिर साउंड आता है। तो एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, वो रिकॉर्ड्स वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आत्मा जन्म लेती रहती है बार बार। इसीलिए इस जन्म में जो भी एवोल्यूशन में मैंने सीख लिया ना, वो समझ लेके मैं आगे जाऊंगी। तो बहुत से हम बोलते हैं ना कि ट्रॉमा ब्रेकर्स, जनरेशनल ब्रेकर्स, जनरेशन साइकिल ब्रेकर्स, कि मेरे पापा मम्मी। सिंपल एक्सपेरिमेंट आप सब लोग कीजिए, ठीक है जी। आपके घर में माँ बाप भाई बहन या दो जो भी लोग हैं, बच्चा बच्ची, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको जब भी गुस्सा आता है तो आप किसकी तरह बिहेव करते हो, अपने मम्मी की तरह या पापा की तरह। फिर आप सोचिए कि आपका भाई बहन या जो भी है वो गुस्सा आने पे ऑपोजिट, मतलब आप अगर पापा की तरह बिहेव करोगे तो आपका जो भी दूसरा बेबी है घर में, भाई बहन, तो वो मम्मी की तरह बिहेव करेगा। दैट इज़ लॉ ऑफ बैलेंस। अगर आपके घर में 4 लोग नहीं है तो बाहर जो भी 4 की फैमिली है उसमें आप देखिए, हर जगह आपको सेम चीज़ दिखेगी। यानी आपके जो भी इमोशंस है ना, वो वहाँ से आ रहे हैं। अभी सोच भी इमोशन से कनेक्टेड है। सोच कैसे कनेक्टेड है? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें थॉट्स कैसे आते हैं, इमोशन, पहले क्या होता है, घटना होती है, सिचुएशन। मतलब मान लो कि आपने गूगल पे न्यूज़ देख ली कि अरे खाना नहीं खाना चाहिए। अब न्यूज़ तो 100 लोग देख रहे हैं, बट आप ही क्यों ट्रिगर हुए? क्योंकि आपका इमोशन कनेक्टेड है। आपको स्विमिंग अच्छा लगता था, आपको फिट रेसलिंग अच्छा लगता है, फिट रहना अच्छा लगता है, इसलिए खाने की न्यूज़ आई तो आप देखोगे ही। भले बाकी के 50 लोग वो देखेंगे और चले जाएंगे, बट आप उस पर फोकस करोगे। हाँ, तो सिचुएशन, घटना हुई, इमोशन था तो ट्रिगर आया,
तो फिर थॉट प्रोसेस बना। अब उसका डिसीजन कैसे हुआ? NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी आपके दिमाग में लिंग्विस्टिक यानी जो भी सुना है, बोला है, देखा है, उससे जो भी प्रोग्रामिंग का वायर जहाँ पे सेट है, जैसे मैंने पंखे का बटन लगाया पंखा चलेगा, लाइट का बटन लगाया लाइट, तो न्यूरल वायरिंग होते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग। तो वो ट्रिगर जिस बटन को दबाएगा वो रिस्पॉन्स बाहर आएगा। अच्छा, तो ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है, हाँ, जो मैं आपको खाने की बात कर रहा था कि मुझे थोड़ा गिल्ट होता है, मैंने फास्ट फूड क्यों खा लिया, हाँ राइट, कि मैं बचपन से ना थोड़ा सा वैसे ही आप बने हो। हाँ, और पहले 7 साल हम जब पैदा होते हैं तो पहले 7 साल हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है वो सिर्फ सोने की होती है और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की होती है। तभी तो एक बच्चा सारी भाषाएं सीख सकता है, हर चीज़ उसे पता नहीं, पानी, पेड़, फूल क्या बोलना है, बट वो बोलना सीख जाता है क्योंकि उसका ब्रेन इज़ लाइक अ स्पंज, जो भी आ रहा है सीधे अंदर जा रहा है, नॉलेज, राइट रॉन्ग कुछ पता नहीं। एक बच्चा जब खेल रहा है, अगर उसके खेलते खेलते एक खिलौना या कांच का ग्लास हाथ से टूट के गिर गया नीचे, तो उसको पता नहीं है कि उसको बुरा बोलते, वो पहले देखेगा, मतलब मम्मी चिल्लाएगी, पापा डांटेंगे, मम्मी डर जाएगी, तो वो देखेगा पहले सबको ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। हाँ, तो वो सिर्फ देखेगा, फिर बाद में दूसरी बार सेम घटना हुई तो वो देखेगा, फिर वो देखेगा अच्छा मम्मी गुस्सा हो रही है, पापा फ्रस्ट्रेट होके निकल जा रहे हैं, बहन डर रही है कि तुझे लगा नहीं, किसी एक का जेनेटिकली वो पकड़ लेगा। आगे जाके जब भी वैसे होगा तो वो वायर उसका बन गया। मतलब क्या कि खेत में अगर मुझे रास्ता बनाना है चल के, तो पहले दिन रास्ता नहीं बनेगा ना, पहले मैं उस खेत में जाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर वो रास्ता बड़ा बनते जाएगा। वैसे हमारे ब्रेन में बार बार वही रिपीट कर करके न्यूरल वायर बन गया। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाँ, कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी अपना कुछ अपना कुछ सेंस नहीं है, हाँ, उनके पास में सांप छोड़ दिए, ओके, हाँ, वो खेल रहे हैं, उनको डर ही नहीं है, मतलब डर जो इमोशन है, हाँ राइट, जो हमारे अंदर होता है, सांप देखते ही डरते हैं, एग्जैक्टली, वो उनके उनमें साथ है ही नहीं। क्यूरियोसिटी होती है, वो उल्टा पकड़ेंगे भी, उसके मुंह को पकड़ रहे हैं, हाँ, उसको छू रहे हैं, खा रहे हैं। खेलेंगे, उनको पता ही नहीं उससे क्या करना है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। यानी कि ये जो इमोशन आया, डर, जो फियर है, ये हमारे ही फैमिली से आया। हाँ, न्यूरल वायरिंग बना उसका, और ये वायरिंग चेंज हो सकता है, न्यूरल वायरिंग बदल सकता है। मतलब रास्ता अगर दाई दिशा में है तो बाई दिशा में भी हो सकता है, थॉट्स अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इससे हम आदत बनाना बोलते हैं। तो न्यूरल वायरिंग हमें चेंज करनी है, हमारा ब्रेन जो हमें सिग्नल दे रहा है, तो एक तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अभी हमारा प्रोसेसिंग गूगल दिखा रहा है सीख लो, बड़े बता रहे, और दूसरा बड़े बता रहे, आज अगर मैं भगवे वस्त्र पहन के यहाँ पे बैठ जाऊँ तो हमारा सबका न्यूरल वायरिंग क्या है, अरे माता जी आई है, माता जी सादर प्रणाम, कितना ज्ञान है आप में, बट मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो मॉडलिंग करती हूँ और जानबूझ के कर रही हूँ, एक तो मेरा पैशन भी है, दूसरी बात मुझे लोगों को बताना है कि मॉडर्नाइजेशन में आपको होश में आना की ज़रूरत है, जो पुराने वायरिंग से वो ब्रेक करने की ज़रूरत है हमें, वरना तो मेरे लिए तो मेरा 50% काम वही हो जाएगा, जिस दिन मैं भगवे वस्त्र पहन के रुद्राक्ष की माल लूंगी, मेरा आधा काम खत्म हो जाएगा, मेहनत खत्म हो जाएगी, आप तो फेमस हो जाएंगे। बट यही हमारी न्यूरल वायरिंग हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड लेयर, मेंटल और इमोशनल। मेंटल इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मेंटल लेयर हो गया। थर्ड है स्पिरिचुअल कॉज, जो मैंने बोला कि आपके कर्मा, मतलब सोच तो सभी को मिल रही है, आप पे उसका 10% असर हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही, हमेशा हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग करते कि सोच हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे नहीं होता, इट इज शेड्स ऑफ ग्रे, 10%, 20%, 40%। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आप पे 10% असर होगा उस सोच का, आपके कर्म बुरे हैं तो उसी जगह पे आपको 90% असर होगा उस न्यूज़ का। फिर आपकी सोच भी वैसी बनेगी, आप जाओगे 1000 करोड़ों रुपए खर्च कर डालोगे, क्योंकि आपके कर्मास वैसे थे कि आपके पैसे जाने ही थे। अच्छा, तो स्पिरिचुअल रीजन भी इस सोच के पीछे। और 5वां एस्ट्रल लेयर, यानी आपके जितने अब तक के जन्म है और जितनी एनर्जी साइंस है, जिस जगह पे आप जन्मे हो, उसका एनवायरमेंटल फिलॉसफी, वो भी हम पे असर करता है। जैसे एक गुलाब का फूल अगर आपने कीचड़ में लगाया तो उस पे असर होगा समाज का, तो हम पे सोशल एनवायरनमेंट, मेंटल हेल्थ, इसीलिए मेंटल में सिर्फ हमारी मेंटल इमोशनल नहीं बल्कि सोशल सराउंडिंग्स, तो हमें वो भी ठीक करना है, यानी अच्छे लोगों की एनर्जीज में रहना,
संगत। पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, तो ये सारे 5 लेयर्स में ये सोच हम पे अफेक्ट करती है। और अगर इसे बदलना है तो सबसे पहले तो होश में आने की ज़रूरत है, देखना ज़रूरी है, विटनेस करना ज़रूरी है। जैसे हमने अभी जस्ट बोला कि आत्मा हमारी माँ है और मन बुद्धि शरीर हमारे बच्चे। पहले तो खुद को आप जैसे हो वैसे देखो, फिर समझो, फिर धैर्य और पेशेंस रखो कि तुरंत सब कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि शायद 14 जनरेशन्स का हम में ट्रॉमा है, तो हमको वो हील भी करना है। तो वो भी होता है, क्योंकि कर्म कभी जाते नहीं है। एंड कर्म इज नथिंग बट एक्शंस। उसको भी फैंसी बना दिया अभी लोगों ने। अब क्या बोले, उस चीज को भी फैंसी बना दिया है कर्म सिद्धांत को। हर कोई अपने अपने मतलब के हिसाब से, अपने मैनिपुलेशन के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ रहा है, यूज करता है। हाँ, और रियल ज्ञान बेच नहीं रहा है। अच्छा, रियल जो दे रहे उसके हमें कदर नहीं है। क्यों? अब क्यों? क्योंकि जनरेशनल ब्लॉकेज है, कर्म उनके नेगेटिव है। ये पॉडकास्ट भी जितने लोग सुन रहे, जिनके अच्छे कर्म है, वो इसमें से ज़्यादा ज्ञान लेके अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उनके कर्म अभी खत्म हो गए बुरे वाले, अच्छी शुरुआत हो गई उनकी, तो शायद उन तक अच्छा जाएगा। बट जिन तक, मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना, खाना सक्सेस हमारे सामने होता है बट हम ले नहीं पाते। उसमें हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जिसे हम सेल्फ सबोटाजिंग बोलते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से डर लगता है। तो लोगों का ऐसा हो गया कि सक्सेस से डर लगता है लोगों को खुद को सेल्फ लव से डर लगता है। इसलिए हमेशा चॉइसेस भी हम बुरी करते, जानबूझ के करते। कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि मम्मी डांटती है, पापा डांटते, पीढ़ी दर पीढ़ी हम डांट खाते आए हैं, तो हम खुद के प्रति बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो गए। एंड खुद को हम अंदर, मतलब हमारे हर इंसान के 4 कॉर्नर्स होते हैं, जिसे हम जोहारीज विंडो बोलते हैं। जोहारीज विंडो क्या है कि अगर 4 डिवाइड कर लिया, एक जगह पे व्हाट यू सी एंड व्हाट अदर्स सी, जो सबको दिखाई देता है आपको भी, वो आपका दिखने वाला एक एंगल होता है। एक होता है जो सबको दिखता है, आपको ही नहीं दिखता। बहुत से बार देखो, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको आप बोलते हैं यार तेरी ये एक आदत तू सुधार ले, वो बोलता है नहीं मेरी तो ये आदत ही नहीं है। वो उसका ब्लाइंड स्पॉट होता है। एक विंडो होता है जहाँ पे उसे पता है बट लोगों को नहीं पता। एंड एक विंडो होता है जो उसे भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं होता, दैट इज़ अनकॉन्शियस। ये अनकॉन्शियस में या तो एनर्जीज देने के बाद आप जा सकते हैं, या सरेंडर करने के बाद, या किसी को कोच बोल के मान लेने के बाद, या हम भगवान के प्रति जब पैर पड़ते हैं तब। तो अनकॉन्शियस माइंड, तो सेल्फ सैबोटाजिंग वहाँ पे होता है कभी कभी। इसीलिए हमेशा कभी कभी देखो लड़कियां भी बैड बॉयज चूज़ करती है, बाकी के लोग चूज़ करते हैं। तो ये सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स हमें आगे का सोचने नहीं देते। तो आखिरी सवाल, अगर कोई इंसान सब कुछ ट्राई कर चुका है, हाँ, वो मोटिवेशनल गुरुज को मिल चुका है, बाबा, योगी, बहुत सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस कर चुका है, बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता है, बट वो अभी भी लाइफ में अटका हुआ है। यस। तो आप उसे कोई एक ऐसी क्या सलाह देंगे कि वो वहाँ से निकल पाए? वंडरफुल। आपने बहुत ट्रिकीली एक लाइन में आपने पूछा, तो वो ग्लैमोवेल मास्टर क्लास करने प्रोलक्स सेंटर में आ जाए जी। बस। क्यों? क्योंकि अगर ये इंसान सब कुछ कर चुका है लाइफ में, उसने ऑलमोस्ट 10-12 साल तो डाल दिए होंगे एक एक पैथ ही ट्राई करते हुए, ठीक है। और ग्लैमोवेल क्या बिलीव करता है? ह्यूमन बीइंग एज अ होल। आप सिर्फ आपके वात पित्त कफ नहीं हो, या आप आपके NLP CBT नहीं हो, पर्सनालिटी टाइप, एनर्जी टाइप, आपका MBTI पर्सनालिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्टाइल, गुणा, दोषा, आपका न्यूमरोलॉजी, आपका सोल कलर, सोल एलिमेंट, मेरिडियन, चक्रास, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। एंड ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम 42 टेस्ट रिपोर्ट्स प्रोलक्स वेलनेस ऐप में देते हैं। दुनिया में किसी ने ये सोचा नहीं है। हम हमेशा नीश मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, बट ग्लैमोवेल उल्टा आ रहा है। ग्लैमोवेल बोल रहा है बी द जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। आपको पहले ये सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो 42 टेस्ट रिपोर्ट्स करने के बाद ये पता चलता है कि आप इतना करने के बाद भी कौन से ब्लॉकेज आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस में, मैरिज में, करियर में, या हेल्थ में हो। तो उसके लिए 4 ब्लॉकेजेस होते हैं: जनरेशनल ब्लॉकेज, जेस्टेशनल ब्लॉकेज, लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट ब्लॉकेज एंड एनवायरमेंटल ब्लॉकेज। अब इन ब्लॉकेजेस कहाँ पे है और उसको किस तरीके से हील किया जा सकता है, दिस इज़ यूनिक टू ईच एंड एवरी पर्सन। एक डाइटिशियन के पास भी अगर जाके आपने अच्छी हिस्ट्री नहीं दी उसको,
या वास्तु वाले के पास या साधु संत को भी आपने राइट सवाल नहीं पूछा तो राइट आंसर नहीं मिलेगा। वो राइट सवाल है क्या, वो समझने के लिए ग्लैमोवेल मास्टर क्लास आपको इक्विप करता है पूरी आपकी बॉडी के सिस्टम्स में। सबसे पहले अक्रॉस ऑल द लेयर्स, जितने पंचकोशा है, जितने 16 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिजिकल से लेके एस्ट्रल और एस्ट्रल से लेके बुद्धिक बॉडी तक, वो सब हम आपको बेसिक्स होते हैं फिलोसफीज़, वो सिर्फ 3 दिन 6 घंटे में हम आपको बता देते हैं। 3 to 30 सेकेंड टूल्स, लेस टाइम सेविंग, मतलब आपको टाइम ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये करके आपको राइट गाइडेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये गाइडेंस आप ले सकते हो। प्रोलक्स वेलनेस ऐप में भी काफ़ी सारे मेडिटेशंस है, बट फिर भी यहाँ पे मैं कुछ भी इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ किसी को। इफ़ इट हैज़ टू रीच टू यू, इट विल गेट टू यू। स्टिल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, अगर आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको गाइडेंस मिल जाए, तो रात को सोते समय मैंने बोला था वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। आपको जो भी दिमाग में है सबसे पहले उसे खाली करो, यानी लिख लो। क्वेश्चंस है, डाउट्स है, आपको समस्या है, दुख है, दर्द है, पहले तो जर्नलिंग लिख के ख़त्म कर दो, निकाल दो दिमाग से, ठीक है। दिमाग से वो निकालने के बाद जो भी, मतलब दिमाग हल्का हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड फीलिंग में जाना है आपको, जो भी अच्छा हुआ दिन भर में। 3 सेंटेंसेस बोलने हैं रात को। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव गिवन मी टुडे। और बोलना कैसे, सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी रियल में फील करना है कि क्या क्या अच्छा हुआ सोते समय, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, टुडे आई रिलीज all that is negative and all that does not align with me. I breathe in calm and peace. सांस, मैं जब भी ये सेंटेंस जितने भी पॉडकास्ट में बोलती हूँ मुझे नींद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है। आई ब्रीद इन काम एंड पीस। थर्ड थिंग, टुमारो आई एम रेडी टू वेक अप लाइक अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस। उसके आगे जो भी आपको चाहिए कि मेरी मीटिंग अच्छी जाएगी, मेरा ये अच्छा होगा कल, मतलब जो भी प्लान है कि मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म कर पाऊँगी, मेरा ये पूरा हो जाएगा, मेरा ट्रैवल अच्छा हो जाएगा, जो भी है। टुमारो आई एम रेडी टू वेक अप लाइक अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस प्लस डैट डैट डैश विथ ईज़। ये 3 सेंटेंस बोलने। क्यों? क्योंकि जब ये बोलते बोलते आप सो जाओगे। मैंने बोला कि खिड़की होती है, 2 टाइम वो खुलती है, रात को गहरी नींद में जाने से पहले और सुबह उठने से पहले। तो ये जब खिड़की खुलेगी आपकी, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर रात को जब सोने जाएगा वो बोलेगा पूरी सेना को कि ये चीज़ तुझे करनी है। रात भर शरीर के जितने आपके सेल्स है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हर सेल आपका सोल्जर है। आप जो भी उसे बोलोगे रात भर वो वही काम करेगा। तो आप ये 3 सेंटेंसेस बोलोगे, रात भर में वो सुबह मैजिक क्रिएट कर देगा। आपके जितने कोर्सेस करके जो चीज़ नहीं हुई ना, ये लगातार 90 डेज करना पड़ेगा आपको। एक दिन भी चुका, वापस से पहला दिन काउंट करना है, वापस से स्टार्ट करना है न्यूरल वायरिंग के लिए। धीरे धीरे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलते मिलते वापस वो आंसर ग्लैमोवेल मास्टर क्लास पे ही आएगा क्योंकि दिमाग पे वो आंसर आ जाएगा। बट ये चीज़ें आप कीजिए। जोक्स अपार्ट, आप वर्टिकल इंटीग्रेशन कीजिए। अगर रात को आपने टेंशन, दुख, दर्द या गुस्सा लेके सोए, तो रात भर उतने सेल्स गुस्से में जाते और उतने गुस्से से उतनी बीमारियां पैदा करते हैं। अभी क्योंकि पॉडकास्ट का लास्ट है, एक छोटा सा सेगमेंट मैं क्वेश्चन करूंगा आपको, सिंपल एक वर्ड में, रैपिड फायर। हाँ रैपिड फायर। ओके, चलो मज़ा आएगा। सबसे पहला सवाल, इस बुक को कौन खरीद सकता है? इस बुक को जितने वेलनेस एंथुजियास्ट्स हैं, जिनको सच में समझना है कि वेलनेस इजी कैसे कर सकते हैं, सक्सेस को इजी कैसे कर सकते हैं, वो ले। आपका जो वेलनेस का जो क्लासेस होता है या इवेंट होता है, वो कितना कारगर है और कौन उसको अटेंड कर सकता है? जितने लोग हैं जिनको लाइफ के बेस्ट फाउंडेशंस बनाने हैं, पूरी सक्सेसफुल होना है लाइफ में, सब कुछ ट्राई किया है, नहीं है, बट वो लोग सारे इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। आपकी एज क्या है? गेस माई एज। Without doing anything, no diet, no exercise, no facials, no treatments, I am running 45. Wow, great. Look at the reactions. बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते रहेंगे आपसे। मैम की 25 बुक्स आ चुकी हैं। एक बुक ये है, इसको भी परचेज़ करें, अपने फीडबैक्स दें। इनके जो इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर आ जाएगा, आप देख के अपना सीधा कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं।
एंड कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट करें, फीडबैक दें ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड इस पॉडकास्ट को वापस से एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको हर छोटी छोटी चीज़ है ना लाइफ की एक गाइडिंग लाइट होगी आपके लिए। तो ये पॉडकास्ट खास आप लोगों को सिंपल इजी टूल्स देने के लिए था, जहाँ पे हम फोकस थे ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स एंड एक्टिविटीज़ देने के लिए। इन एक्टिविटीज़ को आप कीजिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं वो विजडम में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ज़्यादा गुड लक, मोर पावर टू ऑल ऑफ यू। Keep rocking in life and keep enjoying the journey ahead. Thank you so much PNP Academy for having me here. Thank you Tarun ji for having me here. बहुत अच्छा लगा मुझे आज आके। एंड थैंक यू दी एंटायर टीम जो यहाँ पे रुकी है अभी तक पॉडकास्ट लेने के लिए। थैंक यू एवरीबडी। विद ग्रैटिट्यूड, मोर पावर एंड मोर लव।